बाजार में है आज भरपूर एक्शन का दिन। न सिर्फ दिग्गज बल्कि छोटे और मझोले शेयर भी तेज दौड़ लगाते हुए आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से है दमदार संकेत। निफ्टी मजबूत तो बैंक निफ्टी दे रहा है कमजोरी के संकेत। कहां होगी क्लोजिंग, क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। आइए फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं फोकस में, हमारे एक्सपर्ट से जुड़ेंगे, जानेंगे इन स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए और अनिल जी से भी जानेंगे कि इस समय इंडेक्स के लेवल्स पर क्या ट्रेड बन सकता है। तो अनिल जी, एक्शन की शुरुआत करते हैं। सर बताइए, आज दोपहर सबसे बड़ी बातें क्या है? निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 11,500 के थोड़ा ऊपर है। 11,500 11,600 की रेंज में लगभग पूरा दिन निफ्टी ने बिताया है। और बैंक निफ्टी आप देखें तो ऊपर में 22,750 का अहम लेवल है, वहां तक पहुंचा, वहां से करेक्शन हुआ है। 22,275 के अहम सपोर्ट लेवल पर भी आज के दिन का रेंज का पहला निचला एंड वो भी छुआ है। तो एकदम परफेक्ट रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो जोश उत्साह आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और कुछ हद तक निफ्टी में दिखेगा, वैसा बैंक निफ्टी में गायब है। तो बैंक निफ्टी अलग चाल चलता हुआ, थोड़ी कमजोरी का संकेत दिखाता हुआ, लेकिन बाकी शेयरों में तेजी आप बराबर देखेंगे। मिड कैप इंडेक्स 3% मजबूत है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 5.5% का उछाल है। आईटी शेयर काफी तेजी से भागे हैं 10%। एचसीएल टेक के नेतृत्व में इंडेक्स 4% मजबूत है। बैंकिंग और एनबीएफसी और एफएमसीजी, ये तीन स्पेस ऐसी है जहां पर आज थोड़ी सुस्ती है। डाउ फ्यूचर्स ट्रिपल सेंचुरी मार्केट टिका हुआ है और दिन भर से मजबूत 1% ऊपर है आज के सेशन में। जी दीप। तो अनिल जी, इतने अच्छे ग्लोबल क्यूज हैं, भारतीय बाजारों के लिए कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है, तो हम वैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? सर, ये बैंक्स में तो हम प्रेशर देख ही रहे हैं, निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से फिसला है लेकिन 11,500 होल्ड कर रहा है। तो मेरा सवाल यही है सर, हम वैसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? दीप देखिए, दो चीजें। पहली बात तो ये कि आज का फोकस पूरी तरह से मिड कैप और लार्ज कैप शेयरों पर है। और अगर आप मिड कैप इंडेक्स 5-5.5% ऊपर देख रहे हैं तो आपको शिकायत होनी नहीं चाहिए कि हम कमजोर हैं या हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। वहां से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स बहुत बढ़िया है। और अगर मिड कैप और लार्ज कैप इंडेक्स इसलिए बढ़िया है कि मल्टी कैप फंड्स में जो कुछ भी पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कम लगा है, लार्ज कैप्स में ज्यादा लगा है, तो उसको देखते हुए उनकी तेजी जायज है। तो उनकी तेजी जायज है तो फिर लार्ज कैप्स की सुस्ती भी जायज है भाई। हो सकता है थोड़े लार्ज कैप्स बिके और उसके बाद मिड कैप्स में वो पैसा आता हुआ दिखे, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी तो मजबूत है ही 40 पॉइंट। तो कहीं कोई मेरे ख्याल से बैलेंसिंग के लिहाज से देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप शेयर परफेक्ट है। हाँ, आपकी शिकायत बैंक निफ्टी तक जायज है। बैंक निफ्टी वो ताकत क्यों नहीं दिखा रहा? तो बैंक निफ्टी का बहुत फंडा क्लियर है दीप। 22,100 से 22,300 सपोर्ट रेंज है। 22,650 से 22,850 रुकावट की रेंज है। इस रेंज को बैंक निफ्टी पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहां पर जाता है, फुस हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ी बिकवाली आती है, थोड़े शॉर्ट बनते हैं, 400-500 पॉइंट फिर नीचे आता है, वहां से खरीदारी आ जाती है। तो बैंक निफ्टी का ट्रेड एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अभी रेंज में फंसा हुआ है। अब वही वाली बात है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तो आईटी शेयरों ने बचा लिया। भले ही रिलायंस ना चले, लेकिन अब आकी आईटी शेयरों में मजबूती है तो आपका निफ्टी मजबूत है ही। तो ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जहां फोकस है बाजार का, जहां एक्शन है बाजार का, वो मिड कैप स्मॉल कैप है। और वहां पर एक्शन अगर चुस्त दुरुस्त है तो आज के लिए मुझे लगता है हेडलाइन में संकेत ही हमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से ही लेने चाहिए बजाय दिग्गजों के। तो बाजार की पोजिशनिंग एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, ये मैं समझ कर चल रहा हूं। आइए क्लोजिंग शो की शुरुआत करें और बता दूं आपको कि अब से थोड़ी देर में 15 मिनट में वरिंदर बंसल हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। और जैसा कि मैंने सुबह उनसे मांग की थी और उन्होंने वादा किया था, कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए स्मॉल कैप शेयरों की निकाल कर लाएंगे जो फंड के रडार पर आ सकते हैं, फंड्स के लिस्ट पर आ सकते हैं, जिन्हें फंड शायद खरीदारी कर सकते हैं। तो ऐसी 3 और बेहतरीन कंपनियां वो रखेंगे हमारे सामने, वो मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मिस नहीं करना है बसीन साहब की बेहतरीन पिक्स। और बसीन साहब की पिक्स भी कमाल करती हुई दिख रही है। मदरसन सुबह का स्टॉक टारगेट हिट करता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, अशोक लेलैंड उन्होंने दिया था, वहां पर भी एक्शन पूरी तरह से होता हुआ दिख रहा है। आइए करते हैं उनका स्वागत, उन्हीं से लेते हैं अपडेट भी। बसीन साहब, स्वागत है आपका। सर पहले तो बताएं अपडेट्स, स्टॉक काफी तेजी से भागते हुए दिख रहे हैं। बसीन साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
ओके, चलिए भसीन साहब से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन आइए मानसी हमारे साथ है बताने के लिए उन तमाम इवेंट्स पर रखनी है हमें नजर जो उनकी लिस्ट में। बताएं मानसी। गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज अगस्त रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आने वाले, सीपीआई के डेटा शाम तक हमारे साथ होंगे। नतीजों के लिहाज से पीवीआर, अपोलो हॉस्पिटल, सेल, वायदा बाजार में 3 कंपनियों के नंबर्स पर हमारी नजर है। कल यानी कि 15 सितंबर लक्ष्मी विलास बैंक और क्लिक्स कैपिटल विलय के ड्यू डिलिजेंस की डेडलाइन है। इसके अलावा यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। एप्पल अपने नए प्रोडक्ट्स की घोषणा भी कर सकते हैं, ये संभावना है, तो इस खबर पर भी नजर रखनी होगी। साथ ही एक्सावेयर डीलिस्टिंग के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी। वेदांता नतीजों पर कंपनी की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है और साथ ही डीलिस्टिंग पर भी इस बोर्ड बैठक में सोच विचार किया जाएगा। नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की चुनिंदा कंपनियां हैं जिसके नंबर्स आएंगे। वाटेक वाबाग है, आंध्र सीमेंट, जयश्री टी, नेशनल फर्टिलाइजर, लिबर्टी शूज जैसी तमाम कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। बुधवार यानी कि 16 सितंबर सेबी के कैश सेगमेंट में मार्जिन ट्रेडिंग के नए नियम इस दिन से लागू हो जाएंगे। एफओएमसी बैठक का फैसला 16 सितंबर को यानी बुधवार को आता दिखेगा। वहीं धानुका एग्रीटेक बायबैक पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है और पूर्वांकरा की बोर्ड बैठक है जहां पर एनसीडीज के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जाएगा। ओके, तो ये हैं वो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। कल आने वाले हैं वेदांता के रिजल्ट्स और बुधवार को धानुका एग्रीटेक की बायबैक बैठक। एक के बाद एक बिगुल तैयार है। पहले शुरुआत करते हैं भसीन साहब के साथ, लेते हैं उनके पिक्स। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दीजिए आपके अपडेट्स। कई सारे स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ अनिल जी, बिल्कुल। आपको सुबह मैंने वो दिया था मदरसन सुमी, वो देखिए क्या बढ़िया चला। 13-14 वाला 20 रुपए हिट होके आ गया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मेरा टॉप बाय था, वो 700 रुपए हो गया। गोदरेज प्रॉपर्टी 920 मार गया। आपका सन टीवी जो मैं 365, 375, 475 तक चेस कर रहा हूँ, 510। सेल 4.5 और विप्रो 305। ये कुछ आउट परफॉर्मर्स हैं। अब आप कहें तो 2 पिक्स हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा वेटेज दे रखा था लार्ज कैप्स को कि इट इज बट प्रीडोमिनेंट दे विल हैव टू रिप्लेस दैट with some for the mid caps. So they are going to create space, but ये एक फॉरनर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो लार्ज कैप्स में आई थिंक ऑल ये और बाइंग आएगी। तो डोंट गेट perturbed by the volatility. Mid cap index is up 3% against Nifty being flat or down. तो I would take it with a pinch of salt. अब आप कहें तो मैं दोनों बाय दूं सर, दोनों ऑटो से रिलेटेड हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर, प्लीज बताएं। तो पहला पिक होएगा सर जो मेरा, आज मैंने कल भी 2 दिन से अपना ट्वीट कर रहा था कि टॉप 5 मिड कैप पिक्स में भारत फोर्ज 477-78 का भाव है। 470 का स्टॉप लॉस रखिए। 510 का पहला टारगेट, 525 का दूसरा। भारत फोर्ज आर्ग्यूबली विल बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ अ ग्लोबल पुल बैक इन ट्रक सेल्स जो यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं एंड आई थिंक इट विल आउट परफॉर्म। दूसरा पिक अगेन ऑटो से रिलेटेड एक्साइड है। 60.61 का भाव है। इसमें आप 56 का स्टॉप लॉस रखिए। ये वापस 180-82 जाएगा। 2-legged वॉर है बिटवीन 2-leg प्ले है बिटवीन हिम एंड अमर राजा एमरॉन और ये दोनों को आप देखोगे आउट परफॉर्म क्योंकि ऑटोज आर रनिंग ऑन फुल सिलेंडर और एक्साइड विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन ऑल्सो। तो ये दोनों पिक है सर। न सिर्फ ऑटो बल्कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी दिख रहे हैं मजबूत। यहाँ पर भी होगी खरीदारी। भारत फोर्ज खरीदे 477-478 के आसपास। 470 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 510-525 के टारगेट के लिए। एक्साइड खरीदे 160 रुपये 50 पैसे के स्टॉप 161 के आसपास। 156-156 का स्टॉप लॉस। 180-182 के टारगेट। आइए खबरों वाले शेयर लेंगे, उससे पहले जल्दी से 2 बिगुल है बैक टू बैक, वो मैं आपके सामने रख दूं और उसके बाद हम चलेंगे आगे। सच्चिदानंद उत्तेकर देना चाहते हैं अपनी BTST पिक्स। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर जैसे फोकस मिड कैप से ही है तो रेडार में वापस आ रहा है स्टॉक जो हमने बार बार 10 की कमाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है रिलैक्सो।
जिस तरीके से यहाँ पर एक यू टर्न हुआ है, वापस से एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, एंड 60 मिनट चार्ट्स पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसके बेस से ये मूवमेंट अभी हुई है। सो जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है 700 710 इन दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर ये पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस काफी वेल डिफाइंड है, वापस अराउंड 640, ये जब तक टूटता नहीं है मुझे लग रहा है तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम बरकरार रह सकता है। तो फिर अगले 2 से 3 दिनों के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी है, खरीदना है रिलैक्स हो 640 के स्टॉप लॉस के साथ 710 के लक्ष्य के लिए। ओके, 660 पर रिलैक्सो खरीदें, 640 का स्टॉप लॉस, 710 का टारगेट। और अभी अभी बाजार में तेज गिरावट आती है, देखिए 50 पॉइंट निफ्टी एकदम से निकला है, इनफैक्ट 75 पॉइंट 11500 के काफी ऊपर ट्रेड करा था और 11450 तक एकदम से तेज गिरावट निफ्टी में आती हुई दिखी पिछले 2 मिनटों में, एकदम वर्टिकल फॉल है बिल्कुल नॉन स्टॉप। इस दौरान बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है, बैंक निफ्टी 22,300 के आसपास था, 325 के आसपास, तो बैंक निफ्टी में मुश्किल से 100 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन निफ्टी बहुत तेजी से गया है। 75 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में एकदम से आता हुआ दिखा है 2-3 मिनटों में। तो देखना होगा क्या कहीं कोई ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से गिरा है या फिर आगे क्या कुछ है। आइए तब तक चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर मार्केट की वीकनेस के अंदर यहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक एज ऑफ नाउ आज के दिन तो मार्केट को आउट परफॉर्म करने का दमखम रखता है। टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत स्टॉक दिखा रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 890 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें 890 का, 940 पहला टारगेट और 960 रुपए दूसरा टारगेट है जिसके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की राय है। ओके, खरीदारी करके चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहे खबरों के दम पर। संदीप हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून संदीप। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले एशियन ऑयल फील्ड्स, इस पे नजर रखने के नंबर्स आए हैं। सरप्राइजिंगली कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें 6 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 5 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में आपको कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आएगा। रॉयल ऑर्किड, ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी। साल दर साल 78 लाख का मुनाफा था, उसके सामने 13 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया है। आय जो 49 करोड़ थी वो घटकर आप देखिए महज 4 करोड़ रुपए के आसपास रह गई। इंडोको रेमेडीज, इनकी एक दवा है एपिक्स अबैन, जिसको मंजूरी मिली है यूएसएफडी की ओर से। ब्लड क्लॉट्स के इलाज में इसका इलाज होता है, इस्तेमाल होता है, तो ये स्टॉक भी फोकस में है। एल&टी कंस्ट्रक्शन, बड़े ऑर्डर्स हाथ लगे हैं 1000 से 2500 करोड़ रुपए के रेंज के बीच में, उस वजह से स्टॉक फोकस में है। और जेबीएम ऑटो, इनको दिल्ली सरकार से 116 सीएनजी बसों के लिए ऑर्डर हाथ लगा है। ऑटो एंसिलरीज फोकस में है, ये स्टॉक भी आज खबर के दम पे एक्शन में है। और इनप्रो सॉल्यूशंस, इनको सिंगापुर बैंक से एक ऑर्डर हाथ लगा है, 55 लाख सिंगापुर डॉलर का ये ऑर्डर इनको हाथ लगा है। और राइट्स इनकी 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक है। स्टॉक में एक्साइटमेंट देखने को मिला है और जबरदस्त एक्शन आज देखने को मिला है अशोक लेलैंड में, क्योंकि इन्होंने आज नया लाइट कमर्शियल व्हीकल बड़ा दोस्त के नाम से लॉन्च किया है और कंपनी की नए सीवी एलसीवी पर 10 पेटेंट भी फाइल किए हैं। और कंपनी का ये कहना है कि हर 4 महीने में एक नया एलसीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और आज इनफैक्ट आप देखिए जब से ये लॉन्च हुआ उसके बाद से कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। 40 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं, 72 रुपए से लेके 74.5 रुपए के बीच में। ओके, तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर आप देख रहे हैं खबरों के दम पर एक्शन बनते हुए। निफ्टी में काफ़ी तेज़ गिरावट हुई, जैसे अनिल जी भी अभी आपको हाईलाइट कर रहे थे, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो प्रेशर में आपको आते हुए दिखे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों से तकरीबन आपने देखा है 120-130 पॉइंट्स की गिरावट आपने निफ्टी में आती हुई दिखी है। और इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 1.5% नीचे है और पिछले 10-15 मिनट में वहाँ पर सबसे जो सिवियर बिकवाली का दबाव है वो आप एक तरह से आते हुए देख सकते हैं। HDFC, ICICI बैंक, इंडसइंड, इन सभी स्टॉक्स में आपने बिकवाली आती हुई दिखी और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार पर अब थोड़ा प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो आईटी ने संभाला हुआ है बाजार को, पर इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप प्रेशर देख रहे हैं। चलिए एक्शन आगे लेकर चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। वागले साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि HDFC पर थोड़ा प्रेशर आया था, 1750 के नीचे फिसला है, हालांकि 1.5% नीचे इस समय, बट मार्केट को ड्रैग इसने करा है। कोई ट्रेड बन रहा है HDFC पर? जिस तरह से गिरावट आई है यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग बनती है?
दीपांशु, बिल्कुल बनती है। हालांकि एचडीएफसी ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्विंग लो लगभग 1758-59 का इसने ब्रेक किया है। तो करंटली एट 1747-48 एक 12 रुपए का स्टॉप लॉस 1761 का लेके आप बेच सकते हो। और अगर ये 1735 ब्रेक करेगा तो ये जोर से जाएगा, फिर ये 1700 के भी नीचे जाएगा। और मेरा डिस्क्लोजर है कि मैं ये मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में ओन करता हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये है एचडीएफसी दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ है। कुछ हैवी वेट्स में बिकवाली होती हुई दिख रही है। आइए आशु सर से जानते हैं बाजार पर उनकी स्ट्रेटेजी। आशु सर बताएं क्या करना चाहिए इस वक्त। अनिल जी, लेवल और सुबह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉल्स आए कि क्या करना चाहिए। आई थिंक जो मिड कैप और जो लार्ज कैप वाली म्यूचुअल फंड स्टोरी है वो तो आपने बहुत अच्छे से इतनी एक्सटेंसिवली कवर कर ली। लेकिन अनिल जी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, जिससे भी बात हुई थी कुछ भी लेने का मन नहीं है। अनिल जी सुबह भी मार्केट अप थी और अभी 1 घंटा पहले तक भी अप थी, आधा घंटे भी थी, लेकिन वो जो टेम्पटेशन कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी था। अनिल जी सिर्फ इन्फी, टीसीएस 2-3 स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट टिका हुआ था। बाकी इतने सारे स्टॉक सुबह से सेल बोर्ड में, एनबीएफसी, एचडीएफसी बैंक, पीईएल, मेटल्स, सन फार्मा 500 तोड़ रहा है, औरो नीचे की तरफ है, और भारतीय अपने रीसेंट लोज पे मतलब इतने महीनों के नीचे में न्यू लो बना रहा है। तो अनिल जी अगर अक्रॉस द काउंटर अगर आप स्क्रीन देखें तो कोई भी स्टॉक ये कह ही नहीं रहा कि मुझे लेना है इस भाव पे। तो अगर नहीं लेना तो अनिल जी बीच में या तो मैं शॉर्ट करूं और या मैं शांति से बैठूं। तो 2 ही चीज़ें हैं। अगर किसी को शॉर्ट नहीं करना तो शांति से। अनिल जी कल के परसों के हीरो पे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब अब तो सडनली जो मीडियम टर्म अभी भी बाय है, हमारी भी बाय कॉल है, लेकिन टेम्परेरी सेल कॉल बन गई है। सिमिलरली अगर आप रिलायंस को देखिए, जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो सेल में बन गया है। और अगर आप बाकी बैंक्स में देखिए, बीपीसीएल जो कल परसों का हीरो था अनिल जी, आज इस वक्त वो वीकेस्ट लिंक दिख रहा है। तो अनिल जी जहाँ से स्ट्रेंथ थी वो वीक लिंक्स बन गए हैं। वीक लिंक्स में वैसे पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अनिल जी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत बड़ी पेशेंस टेस्टिंग है। न्यूज़ और नो न्यूज़ आई थिंक सिर्फ और सिर्फ आप ही इंडो चाइना को बार बार हाईलाइट कर देते हैं कि शांति रखनी चाहिए या थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करिए और हल्की रखनी चाहिए। वही सेम डिसिप्लिन अनिल जी कर रहे हैं। सेल कैंडिडेट बहुत सारे हैं, जो मैंने बताया सारे वीक लिंक्स हैं, लेने का कुछ भी मन नहीं है अनिल जी। एक बात है, फिलहाल इंतजार करें, वेट एंड वॉच। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, ये मानना है आशु सर का। आइए 3:15 हो चुके हैं। जैसा हमने आपको वादा किया था सुबह के कुछ बेहतरीन स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फोकस करना चाहिए लंबे समय के लिए, वो बेहतरीन रिसर्च लेकर आएंगे आपके लिए वरिंदर बंसल। सुबह उन्होंने 3 स्टॉक आपको बताएं और अब फिर से कुछ बेहतरीन स्टॉक आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं। आइए करते हैं उनका स्वागत। बैलेंस शीट को पढ़कर, बिजनेस और प्रोमोटर्स को समझकर और डेटा क्रंचिंग कर वैल्यूएशंस के साथ आपके लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक खोजे हैं और वो लिस्ट बनाई है वरिंदर बंसल ने हमारे साथ। एक बार फिर से वरिंदर शुक्रिया। एक तो सुबह मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट किया आपने माना और आपने कहा कि चलिए मैं दिन में कुछ और स्टॉक्स और मेहनत करके और पढ़ाई करके लेकर आता हूं। तो शुरुआत कीजिए अपने पहले स्टॉक के साथ। कौन सा स्टॉक आपने चुना है, क्यों है पसंद? सर पहले डिस्क्लेमर अगेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ना मैं ना मेरी फैमिली ना ईएमएस ओन करता है इन कंपनीज को। ये एक्सरसाइज हमने ऑनेस्टली आज नहीं, लास्ट 3 दिन से कर रहे हैं, जहाँ पे टॉप 10-15 कंपनीज हमने निकाल के रखी थी जो बहुत अच्छी लग रही हैं। सो दैट इज अ डिस्क्लेमर दैट वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दिस कंपनीज। सेकंड सर, अगर आप अलाउ करो तो आई विल हाईली डिसएग्री विद आशु सर, जो उन्होंने पहले बोला था। वो बोल रहे थे लार्ज कैप कंपनीज के बारे में सब कर रहे थे। सर अगर मैं वो जो कंपनीज थी ना, जिसको बाप बोलते थे, बाय एट एनी प्राइस, उनको निकाल के जो 10-15-20 वो फैशनेबल सेक्सी स्टॉक्स जो सब बोलते हैं, उनको निकाल के मैं नीचे जाऊंगा ना सर, जो 250 से नीचे नंबर आता है, ट्रस्ट मी सर आपको बहुत ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो 15-20% आरओसी वाली कंपनीज भी आज के टाइम में भी 5-5, 6-6 या सिंगल डिजिट मल्टीपल पे मिल रही हैं। एंड दैट इज अ वे टू मेक मनी मेरे हिसाब से। सो सर्च फॉर दोज अनहर्ड कंपनीज, उनमें ज्यादा पैसा बनेगा। अनहर्ड मतलब ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, बट ज्यादा वो टीवी पे मीडिया पे डिस्कस नहीं होती है। सो उसके लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। सेकंड सर, आपने जैसे बोला स्टॉक्स के बारे में, अब मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। मैं सुबह भी बोल रहा था, मेरे लिए जो थीम है आई थिंक वो बहुत जरूरी है। एक तो है कि जहाँ पे एलोकेशन बहुत कम है, अंडर पेनिट्रेशन है मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स की, वो एनबीएफसी हुआ या फिर अपना पीएसयूज हुए, और
थर्ड सेक्टर और थर्ड या फोर्थ सेक्टर मेरे हिसाब से पावर और टेक्सटाइल हो सकता है। सो पहला मैं जो कंपनी ऑनेस्टली जो मुझे इस अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट सर कि आप प्लीज वैल्यूएशन देखिए, बिकॉज वैल्यूएशन इज द की फॉर एनी ऑफ द कंपनी। इक्विटास की बात कर रहा हूँ सर मैं। इक्विटास एनबीएफसी स्पेस में हमें पता है इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज। वासुदेवन हैज बीन रनिंग द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड्स का सर। अगर आज 6 महीने का डेटा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली इस कंपनी को ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग इस समय कुछ 27% है। सो दे हैव अ वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट इन द कंपनी। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे सर, दिस स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स बुक वैल्यू, 0.7 टाइम्स बुक वैल्यू। और अगेन एचडीएफसी की बात जब हम करते हैं या किसी और की बात करते हैं, देयर द वैल्यूएशंस आर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। Now, are you getting a company at 0.5, 0.6 multiple? That is a trick to search for those companies. अब इसमें ट्रिगर क्या हो सकता है सर? अभी ट्रिगर इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में इसका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिस्टिंग आएगा, और जो हमें पता है, बट आई थिंक फिर आप आई एम श्योर एनालिस्ट हुआ, मीडिया हुआ, उसकी बात करेंगे सर। इसमें ना प्री कोविड से पहले आईएफएल ने 4.5% स्टेक लिया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, आई थिंक अराउंड 52.5 रुपीज पर शेयर। अगर उसका जो वैल्यूएशन उसको मिला है उसके हिसाब से भी हम 40% डिस्काउंट लगाते हैं तो भी इक्विटास का वैल्यू कम से कम 2400-2500 करोड़ के आसपास बनना चाहिए, वर्सेस जो आज के टाइम में जो उसका वैल्यू है कुछ 1800-1900 करोड़ के आसपास है। सो देयर इज अ आर्बिट्राज ऑफ दैट दैट 15-20% इन इक्विटास व्हिच मे प्रोबेबली प्ले इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, और वो आपको दिखेगा न्यूज में आएगा वो। सो दैट इज वन कंपनी आई थिंक जो दिखनी चाहिए। दूसरा सर, आई वाज लुकिंग एट इंफ्रा स्पेस। अभी इंफ्रा स्पेस में देयर आर 2 कंपनीज व्हिच पीपल स्वेयर बाय। अगर आप फंड मैनेजर से बात करो वो है पीएनसी और केएनआर। आई हैव पिक्ड केएनआर कंस्ट्रक्शंस अगेन फॉर द सिंपलेस्ट चॉइस, बिकॉज इसका सर इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और कैपिटल एलोकेशन आप किसी से भी पूछेंगे हैज बीन बेस्ट इन द इंफ्रा स्पेस। अगेन इंफ्रा इज नॉट अ सेक्टर जो लोग बहुत टाइम से देखते हैं, पर लेट मी टेल यू सर, 3,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। Count any mutual fund, whether it's HDFC, ICICI, DSP, L&T, Franklin, Tata, everyone is holding stake in this company. ये 13 टाइम के मल्टीपल पे केएनआर कंस्ट्रक्शन मिलता है सर। सो इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक एट ऑल। अगर आप इसकी बुक्स देखेंगे सर, एज आई सेड उन्होंने बोला कि आज के टाइम में इसका डेट इक्विटी 0.1 है और इन नेट कैश बैलेंस शीट बन जाएगा FY22 तक, बिकॉज कुछ ना कुछ इसका मोनेटाइजेशन हो रहा है। ऑर्डर बुक इसका 3.2 टाइम्स वर्सेस द रेवेन्यू है। Q1 बहुत स्ट्रॉन्ग था सर इसका, एंड ऑनेस्टली पीपल नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना स्ट्रॉन्ग नंबर आएगा। तो Q1 इट सरप्राइज द मार्केट। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेटर रन कंपनीज इन द इंफ्रा स्पेस इफ यू आर लुकिंग एट। एज आई सेड, केएनआर और पीएनसी 2 ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग कंसिस्टेंटली इसको देखते रहते हैं। लास्ट कंपनी सर, अगेन मैं बोलूंगा वो सेक्टर्स जहाँ पे आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। सो आई वाज सर्चिंग फॉर कंपनीज इन पावर एंड टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में सर वन नेम which anyone can swear is वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अब वर्धमान के क्योंकि आप लास्ट के 15-20 साल का हिस्ट्री देख लीजिए वर्धमान का सर, कंपनी हैज बीन रन वेरी वेरी एफिशिएंटली। आज के टाइम में भी वो 10 टाइम पे मिल रही है, बुक वैल्यू से कम मिल रही है, 0.8 बुक वैल्यू पे मिल रही है। मार्केट कैप कुछ 4,300 करोड़ है, उसके पास कुछ 1150 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी पड़ा है। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट विच इज लाइंग ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो इमेजिन कीजिए दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। 850 करोड़ का था कैश फ्लो इसका 2020 में था, 2019 में 500 करोड़ का था। सो कैश फ्लोज आर इंप्रूविंग फॉर दिस कंपनी। एंड टेक्सटाइल में पीपल आर टॉकिंग नाउ दैट दिस चाइना फैक्टर विल हैव एन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन टेक्सटाइल आल्सो। इंपॉर्टेंट सर, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कैश बुक्स पे पड़ा हुआ है, डेटर डेज के हमेशा 60 दिन से कम रहे हैं, 50-55 के रहे हैं लास्ट 10 साल में। Valuations are attractive. Most of the mutual funds own this company. Again, everyone is very comfortable in owning this kind of an asset. EBITDA मार्जिन आज की डेट में 12% है। जब अच्छा साइकिल था इसका मार्जिन सर एज हाई एज 25% गया है। नाउ आई थिंक व्हाई वन शुड रीड अबाउट दिस कंपनी इज दैट अगर आप 2 या 3 साल का इसका सीविप देखो, द वर्क इन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखिए, तो ये धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो 500 करोड़ इसने लास्ट 3 साल में इन्वेस्ट किया हुआ है, विच ही नोज व्हेन द साइकिल पिक्स अप ही इज द गाय हु विल बेनिफिट द मोस्ट। ठीक बात है। तो 3 बेहतरीन कंपनियां हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नज़र में रखनी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन चूंकि बढ़ने वाला है, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके लिए यहां पर सामने आते हुए वरिंदर की तरफ से इक्विटास होल्डिंग, केएनआर कंस्ट्रक्शन, वर्धमान टेक्सटाइल जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, यहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। ओके वरिंदर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक लास्ट चीज सर, आप प्लीज एक चीज और ध्यान दीजिए कि आज जो भी इंस्टीट्यूशंस लार्ज कैप बेच रहे हैं ना, उनको पैसा कल या परसों आएगा।
So the way markets are falling down, you will see more and more buying coming in because जो पैसा है वो कल परसों आएगा इंस्टीट्यूशंस में. So इस स्मॉल कैप मिड कैप क्वालिटी कंपनीज में वो आपको 1 या 2 दिन में पैसा दिखेगा आने के लिए. और एक कंपनी रह गया सर. I just wanted to point out because I talked about PSU in the morning, which was EAL. I think one company which one should be looking at the kind of valuations what it is trading at is Nalco. अभी आप Nalco में देखिए सर, बुक वैल्यू से कम ट्रेड कर रहा है वो. आज की डेट में आप जेफरीज का या किसी का भी नोट पढ़ लीजिए, दे आर टेलिंग यू दैट एल्मीना एंड एल्यूमिनियम साइकिल अभी अपटेक में है, जो हिंडाल्को ने हमें बार बार बता दिया है, नंबर से बता दिया है. इफ द साइकिल इज पिकिंग अप, यू विल नॉट गेट सम ऑफ दीज एंटिटीज एट अ वैल्यूएशन ऑफ 0.6 0.7 टाइम्स बुक वैल्यू. सो दीज आर द एसेट्स यू हैव टू कीप एन आई ऑन. व्हेन टू बाय, व्हेन नॉट टू बाय, वो आपकी मर्जी है. बट ये वैल्यूएशंस देख के ही कोई भी किसी भी कंपनी में हाथ डालिए आके. आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल सेइंग या डिक्सन, एम्बर या रिलैक्सो एंड ऑल दीज कंपनीज. अगेन अगर 40 50 70 टाइम में मुझे लेना था तो मैं कभी भी ले सकता था उस चीज को. ठीक बात है. तो चलिए एक और स्टॉक है नेल्को. वो हाँ, आज सुबह हम इसके बारे में भी बात कर रहे थे. लगभग 24 रुपये के आसपास का कैश इसकी बैलेंस शीट में है पर शेयर, और वो काफ़ी मजबूत है. तो इसलिए वैल्यू पिक के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं. तो ये कुछ एक स्टॉक हैं जहां पर आपको फोकस करना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से. आइए, वागले साहब है तैयार बिगुल उनके लिए. बताएं वागले साहब. आफ्टरनून अनिल जी. आईसीआईसीआई बैंक में एक ब्रेकडाउन आ रहा है और मुझे बैंकिंग में थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस दिखाई दे रहा है. 363 का वो सपोर्ट लेवल है जो अभी अभी टूटा है, एक 20-30-25 पैसे नीचे है, तो बहुत लंबा नहीं होगा. 367 का स्टॉप लॉस होगा. मुझे 10 से 12 रुपए की डाउन मूव लग रही है जो शायद आज ही आ सकती है. 351 का मेरा टारगेट होगा. ओके, तो चलिए शॉर्ट कॉल आने शुरू है. पहला शॉर्ट कॉल आपको मिला है आईसीआईसीआई बैंक पर और ये आया है वागले साहब की तरफ से. तो अब धीमे धीमे आपके लिए स्टॉप लॉस भी आने लगे हैं, माफ कीजिएगा, आप शॉर्ट कॉल भी आने लगे हैं आपके लिए. और वागले साहब आईसीआईसीआई बैंक पर आशु सर भी राय देना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं. आशु सर. अनिल जी, मेरा तो ये 3-4 दिन से ही सेल कॉल है और मैंने आपको परसों भी बोला था कि जब ये बैंक्स में आया कि सबकी बाय कॉल आ गई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की, और उसके बाद भी ये 2 रुपये नहीं चला, तो दैट वाज ए साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और अनिल जी 4 दिन हो गया 380 का स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और आज ये गिरावट के बाद वागले जी ने जो इसमें पावर दे दी और नीचे जाने की, तो मुझ में बहुत और हिम्मत आ गई. अनिल जी कोटक बैंक भी सेल था जिसका 1300 रुपये का टारगेट है, वो भी रीच करने वाला है. तो अनिल जी अभी वीरेंद्र ने एक स्टेटमेंट बोली थी तो आई थिंक मैं बात नहीं कर पाया. मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं लेना. मेरा तो इस वक्त जो फोकस है वो निफ्टी और डेरिवेटिव स्टॉक्स पे, जिसमें मैं बोल रहा था कि कोई भी स्टॉक ऐसा स्क्रीन पे है जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, और डेफिनेटली नीचे के घर सारे खुले हुए हैं और बहुत बड़ा डिसिप्लिन और अनिल जी मतलब पेशेंस से कंट्रोल में बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं लेना, और नहीं लेने का अनिल जी पेशेंस आगे पीछे करके काम आएगा. और अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक का सेल काम आ रहा है, कोटक सेल काम आ रहा है, बजाज फाइनेंस काम आएगा. तो अनिल जी जैसे सुबह 205 था एसबीआई, आई एम जस्ट शेयरिंग के एक साइकोलॉजी कैसी होती है. 5 में 200 बैंक 205 पे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन पेशेंटली कंट्रोल किया कि नहीं लेना. वो जो पेशेंस है ये अनिल जी ऐसे टाइम पे बहुत काम आती है. तो आई थिंक वी आर एक्सरसाइजिंग पेशेंस कि बहुत ही लिमिटेड रिस्क से काम करना है, और जब मौका मिलेगा तभी मतलब विल स्ट्राइक. बट अदरवाइज बैंक्स, फाइनेंशियल्स और बहुत सारी चीज़ें अनिल जी, मेटल्स भी, फार्मा भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं बहुत टेम्पटेशन दे रही है कि लेना चाहिए इस वक्त. नहीं, बिल्कुल फेयर इनफ, और बात आपकी एकदम सही है, मैं आपसे सहमत हूँ 100% कि नहीं खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन. खरीदने से खरीदना इजी है, नहीं खरीदना मुश्किल काम है, और शॉर्ट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम. तो आशु सर तो जाने माने ही जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल काम करने के लिए. तो इस बीच 11,400 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी और 22,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी पिछले कुछ मिनटों में जो तेज बिकौली आई है ये इंटरेस्टिंग दिख रही है. और इस बीच अशोक लेलैंड के बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं. माय गॉड, 9% स्टॉक ऊपर और बिक्री के आंकड़े बड़े तगड़े आते हुए दिखे. गुड्स करियर सेगमेंट में 4% की बढ़त दिख रही है और एक जगह 90% की बढ़त मैंने कुछ देखी थी, और उसके बाद अशोक लेलैंड में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही. तो अशोक लेलैंड, जरा सुमित जी इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या करना चाहिए. अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? मार्केट खराब है, अशोक लेलैंड मजबूत है. बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा. अशोक लेलैंड बहुत ज्यादा मजबूत है और ये रिसेंट के हाईज भी ब्रेक कर चुका है. तो इसमें अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, 71-72 रुपए के आसपास का अभी इमीडिएट सपोर्ट बनेगा इसके अंदर.
तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और अगर पोजीशंस को होल्ड करें, ऊपर में 75 के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसमें और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर आए। बहुत ही तेजी से स्टॉक दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इंटरेस्टिंग और अहम लेवल्स के आसपास बाजार पहुंचता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इस बीच जो कमजोरी जहां से होती दिख रही है उन शेयरों पर फोकस करें। वागले साहब का फेवरेट आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है तो बैन में, लेकिन वागले साहब क्या कुछ अहम लेवल तोड़ रहा है? अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो निकल जाए क्या? अनिल जी बिल्कुल, अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो 188 ब्रेक किया तो ये शॉर्ट जाने का भी ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि बैन में शायद बड़ी मूव ना आए, बट बेसिक पैटर्न वीक है, तेजी के पोजीशन होने का कोई कारण नहीं है वैसे पैटर्न के हिसाब से। ओके, नजर रखिए। काफी सारे स्टॉक्स में आप ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव देख रहे हैं और डेज लो पर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इस समय इंडेक्स पर, आइए जानते हैं। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो मजबूत है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में भी सर हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से तकरीबन 70 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में भी आई है, तो वहां पर भी थोड़ा दबाव बना है, पर अभी भी 250 अंकों से ज्यादा की तेजी है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर है। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है सर, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एशिया की भी क्लोजिंग आज काफी मजबूत रही थी। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स नीचे 22,000 होल्ड कर रहा है और निफ्टी 11,400 के नीचे फिसला भी है। सर क्या करना चाहिए? पता नहीं, जिस तरह से तेजी से गिरा, ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी को कुछ खबर हो और हमें आपको पता नहीं हो और कोई तेज बिकवाली करना चाहता हो, उस तरह की गिरावट आती हुई दिखी है। और मैं चेक भी कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर से कोई किसी तरह की कोई खबर आई हो, लेकिन ऐसी कोई खबर वहां से सुनने को भी नहीं आई। तो गिरावट की वजह तो समझ में नहीं आ रही, सिर्फ इसलिए कि लार्ज कैप में बिकवाली और मिड कैप में खरीदारी हो, उससे तो ऐसा चाहिए, तो गिरने का कारण तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मार्केट एकदम से गिरा जरूर है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, जैसा भी जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, मैं आपको डेटा बता दूं, डेटा में क्या कुछ है, और डेटा में आपको जो साफ साफ नजर आ रहा है वो ये कि 11,400 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है पुट में, और यहाँ पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 29 लाख शेयरों का, जिसमें से 10 लाख आज ही जुड़ा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है 11,375 11,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए, और ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए। तो ये सपोर्ट के आसपास हम आ चुके हैं, यहाँ पर होल्ड होना चाहिए। अगर कोई खबर आए तो वो मुझे नहीं पता, अगर ना आपको पता है ना मुझे पता है, खबर होगी, खबर आएगी तो अलग बात है। बिना खबर के अगर मार्केट को करेक्शन देना है, वो करेक्शन पूरा हो चुका है। देखिए, मैं बहुत बोल्ड और कॉन्ट्रा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिना खबर का करेक्शन देना है तो 11,375 11,400 पर वो करेक्शन पूरा हो जाता है, और यहाँ से फिर से बाइंग बनती है। अगर कोई बॉर्डर पे कोई ऐसी खबर आ गई हो तो वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, तो वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट सारे स्टेबल हैं, वहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अगर ये सोचे कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा जाएगा, उस वजह से लार्ज कैप में बिकवाली होगी, तो वो भी जितनी होनी थी होगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है 11,375 11,400 अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो 11,375 का उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और वो फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी घूम जाए। ऊपर में वापस 475 से 11,550 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी। 11,475 11,550 इस रेंज में आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 22,100 से 22,300 मजबूत सपोर्ट जो होता था, 22,000 गिन लो, 101 पॉइंट नीचे कर लो। तो मेरा ये मानना है 22,000 से 22,250 ये वो रेंज है जो सपोर्ट के तौर पर आज बैंक निफ्टी के लिए भी जो करेक्शन होना था शायद हो गया। अब फ्रेश कमजोरी 22,000 के नीचे ही बनेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं है, निफ्टी मजबूत है। अगर आपको तेजी करनी है तो निफ्टी में करनी चाहिए, बैंक निफ्टी के बजाय। दूसरा तरीका ये हो सकता है निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट, ये एक पेयर ट्रेड आप बना सकते हैं, ताकि अगर बाजार कमजोर हो तो बैंक निफ्टी आपको ज्यादा मुनाफा दे जाए, और बाजार मजबूत हो तो निफ्टी में आपका ज्यादा पैसा बन जाए। ये दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड करने का टाइम है, आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो शायद पैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जिस तरह से बाजार गिरा है वो कहीं न कहीं किसी खबर की ओर इंडिकेशन कर रहा है। कोई इस तरह से बैठा है जिसे कुछ अंदर की बात पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता है। नहीं तो आराम से इस मजबूत मार्केट में धीरे धीरे जितनी आपको सप्लाई देनी है आप दे सकते हो, और बाजार पूरे दिन एब्जॉर्ब करने को तैयार था। तो 2 सवा 2 बजे ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 75 पॉइंट एकदम से निफ्टी को जोर से दिया जाए, तो इसका मतलब कोई खबर आने की तैयारी में है, और वही एक रिस्क है।
तो आपको करना ये है कि फिलहाल अपना तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा कर रखें। ओवरनाइट पोजीशन कम रखनी है, वो ध्यान में रख लें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी इंट्राडे में पैसा आ रहा है, ले लें और लाइफ एंजॉय करें। मैं नई पोजीशन बनाने की राय नहीं दे रहा। ऊपर में 11,475 11,550 सप्लाई जोन है। बैंक निफ्टी 22,000 22,250 सपोर्ट जोन है, यहाँ रुक गया तो ठीक है। और ऊपर में बैंक निफ्टी में 22,500 से 22,650 फिर से सप्लाई जोन बनेगा, वहां पर आपको बिकवाली करनी। जी दीप। ओके, तो वैसे बाजार सपोर्ट के तरफ हैं, यहाँ से और वीकनेस नहीं आनी चाहिए, बट अगर कुछ मार्केट्स में उतार चढ़ाव होता है तो आपको उसके लिए तैयार होना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये है सलाह अनिल जी की तरफ से। कई सारे स्टॉक्स हैं पर जहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। तो इंडेक्स लेवल पर तो हम देख रहे हैं कि परेशानी बढ़ रही है, पर सुबह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर बेहतरीन एक्शन आपको देखने को मिला है, स्पेशली जो कैश स्टॉक्स हैं। तो वहीं पर फोकस रखते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है। चार्ट कॉर्नर की एक कॉल तैयार है, सबसे पहले बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए। बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दिपांशु, हमारी बिकवाली की राय है सन फार्मा के अंदर, इसमें भी एक काउंटर वीक है, एक तो बिल्कुल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और आज ये देखें तो पिछले 5 दिन के लोज पर, नए लोज पर, लास्ट 5 डेज के नए लो लगाए हैं स्टॉक ने। एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, हेविली ओन्ड स्टॉक है दीपांशु, जिसमें एक ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है पिछले कुछ दिनों का, जिसमें ब्रेकडाउन हुआ है। तो इन स्तरों पर सन फार्मा में हमारी बिकवाली की राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 505 रुपए पर 505 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 485 का 485 रुपए का, दूसरा टारगेट 476 रुपए का 476 का होगा। तो 476 के इवेंचुअल टारगेट के लिए सन फार्मा में शॉर्ट करने की राय। ओके, तो सन फार्मा में शॉर्ट करने की राय। चलिए शॉर्ट कॉल आना शुरू हुए। आईसीआईसीआई बैंक वागले साहब ने दिया, सन फार्मा कुणाल जी राकेश जी ने, और एक शॉर्ट कॉल देने की तैयारी में है आशु मदान साहब भी। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, जो सेक्टर मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जो करंट फॉल है या इरिस्पेक्टिव ऑफ ये लार्ज कैप में जो पिछले 4 दिन से जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था वो प्राइवेट बैंक्स का ही था, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की सेल कॉल थी और कोटक भी थी। और मुझे लगता है अनिल जी, एक स्टॉक जो इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो था एक्सिस बैंक, और आज मुझे लगता है कि उसमें भी वो जो ब्रेकडाउन सा नजर आ रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो चली गई है। तो अनिल जी, 242, 43, 44 इस भाव पे जो फ्यूचर है एक्सिस बैंक का शॉर्ट करना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 452-53 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 425 का है, 426 का, दूसरा 410 का है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो कभी कभी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है वो बाद में गिरता है और ज़्यादा गिर जाता है। तो एक्सिस बैंक में सेलिंग की राय है। और अनिल जी, जैसे मैं सन फार्मा के लिए कह ही रहा था कि किस तरह से 500 भी ब्रेक कर गया और राकेश जी और कुणाल जी की सेल कॉल भी आई है। तो ये सारे वीक स्टॉक्स हैं अनिल जी, जो मतलब पिछले दिनों में इतनी वीकनेस दिखा रहे थे, और वो बड़े स्टॉक जो जिनमें सब में किसी ना किसी टाइम पे ब्रेकआउट्स हुए थे। तो ओवरऑल जो है अनिल जी, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट का बहुत हेल्दी नहीं लग रहा। बट एक चीज़ जो आपने बोली वो बिल्कुल ठीक है अनिल जी, जो बेचने न्यूज़ किसी को पता नहीं चलेगी कब आएगी, नहीं आएगी, और डिफाई भी हो जाएगी कि ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं था। लेकिन 200 पॉइंट नीचे नहीं बेचना जब सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो, जैसे मॉर्निंग ट्रेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ या तो ना लें या बेचने के टाइम वो होते हैं। 200 पॉइंट नीचे घटने के बाद पैनिक में सेल कॉल्स बहुत ही सिलेक्टिव करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ना वो कलाकारी और वो काबिलियत आप ही में है कि आप मजबूती के बाजार में उल्टा बेचने की ताकत रखते हैं। जाहिर सी बात है कि चार्ट्स पर तो संकेत कमजोरी के बाजार में ही आएंगे, लेकिन एक कॉन्ट्रा कॉल लेना, ऊपर में मजबूती के वक्त बेचना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लोगों की राय के विपरीत, बाजार की चाल के विपरीत, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉन्ट्रा ट्रेड करना सबसे मुश्किल काम है। जिसको कॉन्ट्रा ट्रेड करना आ गया उसने मार्केट को ट्रेड करना सीख लिया। एक तरफा ट्रेडिंग करना नहीं, और ट्रेंड के साथ चलना होता है। लेकिन ट्रेडिंग करना वो होता है जब आप ट्रेंड के विपरीत भी ट्रेड करना जाने। तो ये सालों की लगन और प्रैक्टिस और अनुभव का नतीजा है जो कर पाते हैं लोग। आइए सचिन जी तैयार है अपने बिगुल के साथ BTST। सचिन जी बताएं सर। जी
अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है एंड स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी। अगर ओवरऑल इसका डेटा देखें तो हाल फिलहाल में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 650 लेवल के आसपास, जहां पर इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड वहां से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस सेट हो चुका है। जिस तरीके से एक 700 का बैरियर है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी जल्द ही टूटना चाहिए जिस तरीके से इसके ऑसिलेटर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे खरीदारी करनी है गोदरेज सीपी में। 706 का इंट्राडे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 687 के आसपास एंड मुझे लग रहा है पोजिशनली यहाँ पर अराउंड 735 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस, इंट्राडे का टारगेट होगा 706 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 735 का, स्टॉप लॉस लगाना है 687 का। स्टॉक फिलहाल चल रहा है अराउंड 695 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए राय गोदरेज सीपी में खरीदारी करने के लिहाज से। 687 का स्टॉप लॉस, 706 735 दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी 695 के आसपास। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका आपके साथ जुड़ चुके हैं निफ्टी पर राय देने के लिए। स्वागत है नितिन जी आपका, बताएं सर। जी 11,500 पे काफी रेसिस्टेंस है, 11,500 600 पे जो आज क्रिएट हुआ है और अब 2 दिन में एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी 11,300 की तरफ होनी चाहिए। 100-125 पॉइंट की करेक्शन और बनती है यहाँ पे, तो हम बेयर पुट स्प्रेड लेंगे। 11,400 की हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे और 11,300 की पुट ऑप्शन बेचेंगे, जिसकी कॉस्टिंग 33-32 रुपीज की ऐसे आ रही है। इसमें हम स्टॉप लॉस 15 रुपए का रखेंगे, यानी 15 रुपए जब भी ये डिफरेंस हो जाए तो मुझे एग्जिट कर जाना है। और टारगेट 70-75 का रखेंगे, तो रिस्क वार्ड रेशियो काफी बेटर है। आप यहाँ पे 15-16 रुपए का रिस्क ले रहे हैं करंट स्प्रेड से, और डिफरेंस टारगेट हम 70-75 का रख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है करेक्शन और बढ़ सकती है, इसलिए हम 11,400 की पुट लेके 11,300 की पुट बेचेंगे, बेयर पुट स्प्रेड कैरी करें। ओके, ये है आपके लिए निफ्टी में 11,400 का पुट लीजिए, 11,300 का पुट बेचिए। 32 रुपए में एक बन जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी। 15 रुपए की आपकी स्टॉप लॉस है, 15-20 रुपए का आपको मैक्सिमम लॉस वो ध्यान में रखना है। 70 रुपए का टारगेट, ये है नितिन जी की राय आपके लिए इस वक्त निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। तो चलिए, ये राय है निफ्टी पर, और स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में भी दिख रहे हैं। ओके, कुछ मजबूत शेयरों पर राय ली जाए। सीमेंट शेयर अभी भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई कमजोरी का संकेत अभी तक है नहीं। एसीसी ये है स्टॉक जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जरा बंसल जी इसके चार्ट देखिए, पूरे शो निकल गया, अभी तक तो आपकी आवाज़ ही नहीं सुनने में मिली ढंग से। खाली एक चार्ट कॉर्नर में हल्की फुल्की सी आपकी गोदरेज प्रॉपर्टी का नाम सुना, वो भी गोदरेज बोलना बंद कर दिया, तो रजिस्टर ही नहीं होता कि बंसल जी बोल के गए। तो बताइए एसीसी पर अपनी राय कैसा दिख रहा है एसीसी? अनिल जी, सीमेंट अच्छा लग रहा है, बट एसीसी में थोड़ा सा रुकूंगा आप, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन आया है, एक अगर डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है 1365 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग मिलती है, तब एसीसी का चार्ट बेहतरीन होगा और तब एसीसी पे खरीदने की राय होगी। अनिल जी, इतनी बार मतलब कि गोदरेज पे हुआ कि मुझे खुद नहीं पता कि ठीक क्या है गलत क्या है, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा होता हूं, तो मुझे अभी भी नहीं मालूम कि गोदरेज ठीक है कि गोदरेज ठीक है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अनिल जी, मुझे तो लगता है बचपन में मैं गोदरेज बोलता था, गोदरेज की अलमारी, तो इतनी बार अनिल जी आपने पॉइंट करा, हाँ। तो मेरे को जब भी बोलने लगता हूं तो ध्यान लगता है कि गोदरेज नहीं बोलना है, गोदरेज बोलना है। देखो, सही तो गोदरेज है, लेकिन आपको गोदरेज बोलना है, क्योंकि आप गोदरेज बोलते तो ही अच्छे लगते हैं, गोदरेज बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। इसलिए सही और गलत के चक्कर में मत पड़िए। जो अच्छा लगता है हमें, हमारे कानों को जो मधुर लगता है, आपको वो करना है। तो आप गोदरेज ही बोलो, आपको सही गलत, आपके तो चार्ट सही होने चाहिए, आपकी कॉल सही होनी चाहिए। आप वहाँ फोकस करो, बोलने पे फोकस मत करो, आप खाली चार्ट पे फोकस करो। कुणाल जी, ये ठीक है ना फॉर्मूला? अनिल जी 101% सही है। और अनिल जी बीच में होने लगा कि मैं वापस से गोदरेज बोलने लगा और राकेश जी गोदरेज बोलने लगे, तो अनिल जी इसको गोदरेज बोले राकेश जी तो ही सुंदर लगता है अनिल जी। हाँ, तभी तो आप भीड़ से एकदम अलग दिखेंगे बंसल जी, ऐसा क्या है। तो चलिए, आइए, ये है आपके लिए गोदरेज सीपी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय जो आई है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। ओके, और
दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूंगा, अभी काफ़ी हमारे पैनलिस्ट भी और मुझे हमारे रिसर्च टीम की तरफ से भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि वो 15 तारीख से मार्जिन्स का सिस्टम वो चेंज हो रहा है। सिस्टम तो चेंज हो चुका है 1 सितंबर से ही। एक्चुअली 15 तारीख के बाद अगर आपने मार्जिन शॉर्टफॉल रखा और उसकी रिपोर्टिंग नहीं की तो ब्रोकर्स को पेनल्टी देनी पड़ेगी और कह रहे हैं कि उसकी वजह से शार्प सेल ऑफ आया है। जी नहीं, ये सही नहीं है। मार्जिन्स की वजह से ये सेल ऑफ नहीं है। उसका 2 रीज़न बता दूं। पहली चीज़ तो है कि मार्जिन्स की वजह से सेल ऑफ होगा तो कल होना चाहिए, क्योंकि कल जो भी शेयर आप खरीदेंगे उन्हें BTST करने में दिक्कत आएगी, ब्रोकर्स को प्लेज रिप्लेज करने में। पहली चीज़ ये हो सकता है लोग आज एक दिन पहले से थोड़ा बेचो, लेकिन फिर वो अगर बिकवाली होनी है तो वो ज़्यादा बिकवाली कैश मार्केट के स्टॉक्स में होनी है, न कि दिग्गज और FNO स्टॉक्स में। देखिए मार्जिन की प्रॉब्लम किसको है? मार्जिन की प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर्स को है। आशु सर, इस पर मैं आपसे भी राय लूंगा। मार्जिन की प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर्स को है, इंस्टीट्यूशंस को तो मार्जिन की दिक्कत नहीं है। रिलायंस HDFC की डिलीवरी तो इंस्टीट्यूशन उतारती है, तो वहाँ बिकवाली क्यों? वहाँ जो बिकवाली हो रही है जेन्युइनली बिकवाली है फंड्स की, जो आज आपको डेटा में भी दिख जाएगी। आज शाम को जब आप FIs और घरेलू फंड के डेटा देखेंगे तो वहाँ आपको बिकवाली के आंकड़े देंगे। अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है, तो जो और वहाँ अभी भी स्टॉक्स गिरे नहीं है, तो जो प्रेशर है वो दिग्गजों में है। दिग्गजों में प्रेशर फंड्स की बिकवाली की वजह से, इसमें कोई डाउट नहीं कि परसों से मार्जिन के रूल बदल रहे हैं। और इसीलिए जब आज हमने सुबह कहा कि यूफोरिया में मत पड़िए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेंगे, 2 दिन बाद कैश मार्केट के स्टॉक्स में वॉल्यूम भी कम होगा। अगर फंड वाले लेने नहीं आएंगे तो जनता कब तक लेगी, वो भी आपको सोचने की बात है। तो वहाँ भी मामला ठंडा होगा, लेकिन तेज बिकवाली की वजह फंड्स की बिकवाली। आशु सर, क्या कहना है आपका? अनिल जी, मैं थोड़ा सा पार्शली आपसे डिसएग्री करूंगा। लार्जली जो आपने फंड्स वाली बात बोली वो बिल्कुल ठीक है और डेटा में नजर आएगा, लेकिन ये जो आपने मार्जिन वाली बात बोली ना अनिल जी, वो आएगा कैश में। लेकिन जो 15 तारीख तक जो मार्जिन का लीवे दिया था सेबी ने, उसको अनिल जी मुझे लगता है कि मिसयूज हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें एक ना कॉम्प्लिसेंसी और कंफर्ट आ गया था कि चलो लिमिट खोल दो या एक्स्ट्रा लिमिट दे दो। क्योंकि अनिल जी जो ट्रेडिंग है वो तो ट्रेडिंग तो डेरिवेटिव सेगमेंट में ही होती है। कैश में तो मतलब आपको पता है कितना % ट्रेड होता है, बारिंग लास्ट कपल ऑफ मंथ्स जिसमें हमने देखा मिड कैप और ये स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन हुआ है। तो सारा का सारा जो डेरिवेटिव वाला है अनिल जी, उसमें कंफर्ट आया। और कहीं मतलब अगर किसी ब्रोकर ने या कई ब्रोकर ने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कि 15 तारीख तक एक्स्ट्रा लिमिट दे दे क्योंकि पेनल्टी नहीं है, उसका इफेक्ट अनिल जी पार्शली जरूर आ सकता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट इफेक्ट जो आपने बोला कि फ्यूचर में बिल्कुल नहीं आएगा अनिल जी, वो बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि आज जब सबको रियलाइज होगा कि कल से पेनल्टी लगनी है, तो जो एक तो अनिल जी क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेडिंग में आखिरी 3:15 बजे हमारे को हर क्लाइंट काम करता है, चेक करता है कि 10,000 का भी ओवर ट्रेड नहीं करके ले जा सकते क्योंकि वो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन पिछले दिनों में एक कंफर्ट नजर आ रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पेनल्टी तो नहीं है। तो पार्शली मैं बोल सकता हूँ वो रीजन हो सकता है। नहीं, आप पार्शियली मुझसे एग्री कर रहे हैं, मैं 100% आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए आशु सर, आप सारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, आप डे टू डे मिनट टू मिनट बेसिस पर ज़्यादा क्लाइंट्स की पोजीशन रखते हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपकी समझ 100% ज़्यादा होगी। मैंने मेरी समझ से जितना बताया, बट हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो दिग्गजों में मैं आपको खाली एक एग्जाम्पल देता हूँ। 11,520 से 11,430 यानी कितना, 90 पॉइंट निफ्टी में एक साथ 12 लाख शेयरों की बिकवाली के साथ एक ही, मतलब ये समझिए कि टाइम ही नहीं दिया, धड़ाक से एकदम नीचे गिरा है। तो ये इंडेक्स बेस्ड बिकवाली कहीं से हुई है, इंडेक्स में एकदम से बिकवाली हुई है। तो मेरा ये मानना है कि इंडेक्स में बिकवाली फंड्स की तरफ से, बाकी नेचुरली जो आपने कहा सही है कि अगर कैश में मार्जिन की कमी होगी तो आप जो है वही बेचेंगे। आप क्या बेचेंगे? आप वही तो बेच सकते हैं जो आपके पास है। तो चलो FNO की पोजीशन भी बेच दें तो उसका इंपैक्ट भी डेफिनेटली आना ही है। तो मार्जिन भी एक साथ ही आता हुआ दिख रहा है। अब वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट 15 से है या 16 से, वो देखना पड़ेगा। मतलब जो 15 तारीख तक रिलैक्सेशन है या 14 तक ही रिलैक्सेशन का कल से है। अगर कल से है तो फिर नर्वसनेस तो आज ही आना ज़रूरी है, और परसों से तो वो भी है। अब धीमे धीमे कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो आप BTST वगैरह करते थे वो आपको अब ध्यान रखकर सावधानी से करना होगा। तो वॉल्यूम्स आपके FNO स्टॉक्स में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। लेकिन मेरा ये समझना है इस तरह की बिकवाली आमतौर पर उस खबर पर नहीं होती जो आपको सबको पहले से पता है कि मार्जिन 15 तारीख से पेनल्टी लागू होने वाली है। ऐसी बिकवाली जो निफ्टी 100 पॉइंट तुरंत इस तरह के मजबूत बाजार में ग्लोबल मार्केट्स 300 पॉइंट ऊपर दिख रहे हो, तब भी अगर कोई निफ्टी 100 पॉइंट नीचे बेच कर जाए
इसका मतलब किसी को कुछ अंदर की खबर है, इस वजह से होती है, ऐसा मेरा समझ है, जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। एनीवे, चलिए जो भी है पता चलेगा। बिना खबर के बिका है तो भी ठीक है, खबर के साथ बिका है तो भी ठीक है, लेकिन जो बिका है वो आपकी स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है, और इसकी सावधानी हमें रखना बहुत जरूरी है। 1.5% नीचे है बैंक निफ्टी, और लेकिन निफ्टी आपका 11,425 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जो करेक्शन के मूड में है। बीपीसीएल, आशीष सर जरा इस पर राय दीजिए। 420 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू किया है, क्या कुछ और कमजोरी के संकेत दे रहा है? 400 410 की तरफ बढ़ सकता है बीपीसीएल? अनिल जी जा सकता है, लेकिन इसमें अनिल जी अगर आपको ध्यान हो, हमने 400 430 का एक स्प्रेड बनाया हुआ है, और अनिल जी प्रॉब्लम यही है कि ये इस वक्त ये जो स्टॉक्स हैं जो अच्छे भी दिख रहे हैं, इनमें वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि गिरने के बाद भी आप सौदा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अनिल जी कल 435 पैसे लग रहा था कि आज ही 450 हो जाएगा, और आज वो 431 से लेके धीरे 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 करके 418, और बीपीसीएल अभी नहीं घटा। अनिल जी अगर बीपीसीएल देखें, सुबह से ही धीरे धीरे जो ग्राइंडिंग होता है ना, उस तरह की चल रही थी। तो अनिल जी मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में ये डिसिप्लिन कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये डेफिनेटली आप ऑप्शन में रखेंगे अनिल जी, नहीं तो चोट आपको लगती रहेगी। अनिल जी 2 स्प्रेड्स का अपडेट देना था। एक हमने स्प्रेड मंथली बनाया था 11,300 11,500 का बुल स्प्रेड, जो उस दिन बनाया था कि मंथली कि 11,700 से ऊपर की मार्केट नहीं लगती है और इसमें कहीं भी बीच में रहेगी तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आएगा। वो स्प्रेड इस वक्त प्रॉफिट में है। और अनिल जी एक वीकली बेयर स्प्रेड बनाया था कल 11,500 11,300। अनिल जी उस पर भी कई सुबह लोगों ने कॉल्स कर दिए कि मार्केट तो 11,600 भी क्रॉस कर रही है, ये जीरो हो जाएगा। तो अनिल जी सारी चीज़ होती है कि हर घंटे हर आधे घंटे में स्प्रेड बनाने का मतलब यही होता है कि जब तक 100 पॉइंट की मूवमेंट इधर उधर नहीं हो आप शांति रखें, और सडनली आधे घंटे में अनिल जी वो स्प्रेड भी एक अच्छे प्रॉफिट में नजर आने लग गया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी अनिल जी रेंज है, रेंज नहीं टूटनी चाहिए। 11,150 200 नीचे की लगती है, उससे नीचे की मार्केट नहीं लगती, और 11,600 650 जो ऊपर का है। तो इसी रेंज में अनिल जी आप बुल स्प्रेड बनाइए, बीएल स्प्रेड बनाइए, टचवुड बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे स्टॉक्स भी, ये पर्टिकुलरली बीपीसीएल जो आपने पूछा अनिल जी, ये भी 400 405 430 35 की रेंज में है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर 425 30 के आसपास रह सकता है ये, क्योंकि आज की मार्केट में थोड़ा सा अफेक्ट है, लेकिन जो वीकनेस है अनिल जी वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में है। ठीक बात है, बैंक निफ्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी उन लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है जो 2:30 बजे हम आपको बता रहे थे कि देखिए 11,375 11,400 मजबूत सपोर्ट जो है नहीं टूटेगा। अगर बिना खबर करेक्शन होना है तो ये करेक्शन हो चुका है, और 22,100 मजबूत सपोर्ट जो है एग्जैक्टली उसी रेंज में दोनों इंडेक्स ने अभी तक तो सपोर्ट लिया है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। आइए तब तक एक बार भसीन साहब का करते हैं स्वागत, लेते हैं उनके बीटीएसटी कॉल्स। बसी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर। तो BTST सर एक बाय है, एंड डोंट गेट फूल्ड बाय द वॉलेटिलिटी, इट इज टू योर एडवांटेज, क्योंकि माल लेना है मिड कैप्स में और उस कारण से वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं लार्ज कैप्स में, लेकिन लार्ज कैप्स की भी सेलिंग मेरे हिसाब से विल बी अब्सॉर्ब्ड इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। सो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन द मार्केट, आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मिड कैप में मेरा BTST है सर LIC हाउसिंग, 91.92 का भाव है, 86 का स्टॉप लॉस रखिए, 315 पहला टारगेट, 325 दूसरा टारगेट। अनक्वेश्चनेबली द best housing stock after HDFC in the small caps, and it will be doing extremely well because of the lowest cost of money which is there in the last 3 years. ओके, तो LIC हाउसिंग में खरीदारी करनी है 303 के रुपए के आसपास, और 386 का, माफ कीजिएगा 286 का स्टॉप लॉस लगाना है, 315 325 का टारगेट एक खरीदारी का। एकमात्र ट्रेड है सर ये, और या और भी कुछ? ओके, शायद बसीन साहब का एक ही ट्रेड है। ओके, तो चलिए ये आपके लिए बसीन साहब की तरफ से राय LIC हाउसिंग में खरीदारी करनी। सुमित जी का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाइंग का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव है 52 रुपया 70 पैसा। ये एविएशन स्टॉक्स में सडन कोई हलचल देखने को मिल रहा है, अभी जस्ट बाइंग आई है। तो स्पाइस जेट यहाँ से मेरे को चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कल का परसों का हाई ब्रेक हुआ है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड निकला है, और मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस एक्शन देखने को मिला है इस हफ्ते के अंदर, ये एविएशन स्टॉक में और स्पाइस जेट में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो स्पाइस जेट के जो ऊपर में टारगेट्स दिख रहे हैं वो 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक के दिख रहे हैं। यहाँ पे CMB पे बाय बनता है,
स्टॉप लॉस छोटा सा बन रहा है 50 रुपए 50 पैसे का। बाई स्पाइस जेट एट CMP, स्टॉप लॉस 50 रुपए 50 पैसा, टारगेट 58 रुपए से 60 रुपए तक के देखने को मिल सकता है। ओके, स्पाइस जेट में तेजी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। यह है सुमित जी का सुपर हिट। वागले साहब का वंडर भी तैयार है, आइए देख लेते हैं वो भी। स्वागत है वागले साहब, बताएं सर आपका क्या इरादा है? अनिल जी, एयरलाइंस में कुछ तो हो रहा है। मेरे को इंडिगो में बाय आ रहा है 1312 1314 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करे 1300 तक ऐड करे, 1290 का स्टॉप लॉस, 1350 पहला टारगेट, 1370 दूसरा टारगेट। ओके, 1370 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें इंडिगो में। इंडिगो स्पाइस जेट, क्या बात है, कुछ फ्लाइट्स वापस शुरू हो रही है, शुरू तो हो चुकी है, मतलब कुछ तो बड़ा हो रहा है ऐसा लगता है, पता नहीं। ओके, तो दोनों सुमित जी और वागले साहब, सुमित जी संदीप जी दोनों की राय खरीदारी की 1290 के स्टॉप लॉस से खरीदें, 1350 और 1370 के टारगेट के लिए। थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ और वो भी आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक। लेकिन इस बीच आप देखिए बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। दीप देखिए 11,400 के नीचे हम बात कर रहे थे 2:30 बजे, वहाँ से 40-50 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया और वहाँ से करीबन 150-125 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आया है। तो डेटा को देखकर आराम से शांति से रहें, पैनिक ना करें, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। और आइए चलते हैं आशु मदान साहब के साथ, उनसे पूछते हैं उनकी पिक। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, इस गिरावट में बाय करना है डाबर। अनिल जी, डाबर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले दिनों में, स्टेबल स्टॉक है। ये जो मार्जिन इशू या कुछ भी जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या जो सेल ऑफ भी बीच बीच में हमारे को देखने को मिल रहे हैं, अनिल जी ये सारे उन स्टॉक्स में दिख रहे हैं जिन्होंने बड़े अच्छे ब्रेकआउट दिए या जिनमें ओवरबॉट सिचुएशन है या जो पॉपुलर ज़्यादा है, जैसे अभी वीरेंद्र ही बात कर रहा था। तो अनिल जी, डाबर 502 रुपये का भाव है, 10 रुपये के स्टॉप लॉस से, 490 के स्टॉप लॉस से डाबर में बाइंग करनी है। 525 से 535 का टारगेट है, तो लॉन्ग के तौर पे डाबर को ज़रूर रखना चाहिए। अनिल जी, ये जो मौके हैं इनमें वही स्टॉक्स लेने हैं जो लेस लेवरेज्ड हैं, जो सबके रडार पे नहीं है। नॉट दैट कि डाबर सबके रडार पे नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन कम होती है। तो जो भी ऐसी जब सेल ऑफ आता है अनिल जी, वो आता है एक रीज़न से है, फिर दूसरा रीज़न वो जो वीक हैंड्स है उसको ट्रिगर को वो इट एड्स फ्यूल टू दी फायर। इस वजह से हम देखते हैं, तभी हमने भी कहा था कि 200 पॉइंट नीचे में बेचने का कोई रीज़न नहीं है, तो डाबर को बाय करना चाहिए। ओके, तो डाबर में करें खरीदारी। ये है आशीष सर की राय। यहाँ पर तेजी करके चलने का आशीष सर का इरादा है। 492 492 का लगाए आप स्टॉप लॉस, 525 और 545 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स फिर से 150 पर आता हुआ। किरण जी, इस पर अपनी राय दीजिए, टाटा मोटर्स के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए अनिल जी, टाटा मोटर्स माइल्डली बुलिश है और मेरा मानना है कि ये 150 का बहुत ही अहमियत वाला लेवल है। उधर लगभग 96 लाख शेयर्स ओआई देखने को मिल रहा है, तो ये एक बार 150 क्रॉस करेगा तो 155 157 शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिलेंगे। पर अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा माइल्डली बुलिश है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 146 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और एक और स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। किरण जी, इसके भी चार्ट देख लीजिए। अपोलो टायर के लगे यहाँ टाटा मोटर टायर नज़दीक हैं, तो आप आराम से देख लेंगे। 7% मजबूत है। सुबह सुबह आज विश्वेश जी ने दी थी यहाँ पर खरीदारी करने की राय। कैश में कहा था उन्होंने, क्योंकि स्टॉक था वायदा कारोबार के बैन में। और 127 130 पहला टारगेट 124 का था जो आ गया। 127 130 के बाकी के टारगेट के लिए उन्होंने खरीदारी करने की राय भी दी है। क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर कहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड करना है? तो किरण जी बताइए। देखिए, इंट्राडे में अगर 7% की मूव मिल रही है तो बहुत बड़ी मूव हो गई है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर पोजिशनली अगर रखना है, क्योंकि बैन में एक बार एक डायरेक्शन में चालू हो गया तो एक अच्छी मूव आते देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि 121.70 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 124.50 कैश में ट्रेड कर रहा है। कल परसों तक 130 के लेवल्स टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए ना। इंडिगो का एक और जो कॉल अभी वागले साहब ने दिया, वो आज का सेकंड कॉल था और हिमांशु जी ने आज का पहला कॉल दिया। इंडिगो 1305 रुपये में 1385 और 1398 ये दो टारगेट के लिए और दिन के हाई पॉइंट पर। तो कमाल का कॉल उनकी तरफ से भी आया है
ये स्टॉक भी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। आइए आशीष तैयार है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इसके आने वाले हैं रिजल्ट अनुमान के साथ। आशीष बताइए कैसे खराब हो जाएंगे रिजल्ट? अनिल जी, सारी मेटल कंपनियों के नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिल रहे हैं और सेल के भी नतीजे अगर आप देखें तो मुनाफे से घाटा दर्ज करती हुई नजर आएगी कंपनी। पिछले साल करीब 68 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 1376 करोड़ का घाटा दर्ज करेगी और मार्च तिमाही के मुकाबले अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में 41% की गिरावट देखने को मिलेगी। मार्जिन इस बार नेगेटिव हो जाएंगे। कामकाजी मुनाफे में देखिए ये भी घाटा दर्ज करेंगे कामकाजी मुनाफा, और टॉप लाइन में 36% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी के कर्ज को लेकर, मांग और प्राइजेस को लेकर क्या कमेंट्री आती है, इस पर फोकस रखना होगा। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे बेहद कमजोर आएंगे। ओके, नतीजे आएंगे कमजोर। सेल, सुमित जी सेल के चार्ट्स बताइए। अनिल जी, सेल के अंदर देखिए एक बार के लिए मेरे को लगता है बाइंग के लिए वेट करें। स्टॉक के अंदर लास्ट कुछ दिनों से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जो रेंज बनी है वो ऊपर में 40 रुपए और नीचे के अंदर 38 रुपए। इधर साइड ब्रेकआउट हमको सेल में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अगर 40 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ तो इसके अंदर तेजी की शुरुआत हो जाएगी और नीचे में अगर 38 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो एक बार यहाँ पे सही एकदम क्लियर व्यू बैठ नहीं रहा है, इसके लिए अवॉइड करें और बाइंग के लिए वेट करें। ओके, अवॉइड करते हैं, देखते हैं नतीजे कैसे आते हैं, कमेंट्री क्या रहती है, उसके बाद आप शायद एक कॉल ले सकते हैं स्टॉक पर। आइए एक और स्टॉक है जिसके नतीजों का इंतजार है और वो है पीवीआर। दोनों तरफ के ट्रेड यहाँ पर भी होते हुए दिखे हैं। कैसे रख सकते हैं पीवीआर के अनुमान, जानते हैं वरुण के साथ। बताएं वरुण। देखिए नतीजे तो ऐतिहासिक रहेंगे। अब ऐतिहासिक में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कम कंपनीज आपने देखी होगी जिसकी जीरो रेवेन्यूज रहती है, पीवीआर उसमें से एक है। फुटफॉल्स थे नहीं, पूरे जो सिनेमा घर है वो बंद थे, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यूज तो होने नहीं है, तो रेवेन्यूज जो है वो जीरो रहने वाली है। जो कंपनी ने खर्चे कर रही है, जो कुछ कंपलसरी खर्चे वो तो कंपनी को करने पड़ेंगे, हालांकि कुछ छूट मिली तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए एबिटा हमारा अनुमान है कि 107 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी को वहाँ होने वाला है एबिटा फ्रंट पे, और मुनाफा जो है 120 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी को होने वाला है। तो रेवेन्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, कंपनी 120 करोड़ का नुकसान करेगी। पूरी जो आपकी नज़र होनी चाहिए वो कंपनी की कमेंट्री पे होनी चाहिए कि एक्चुअली कमेंट्री ये जो सिनेमा हॉल रीओपन होने वाले हैं या नहीं होने वाले होंगे तो क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी। जो नतीजे हैं वो तो खराब ही रहेंगे। वरुण, आर यू श्योर कोई रेवेन्यू नहीं होगा, जीरो होगा एकदम 100%, कुछ भी नहीं, मतलब कहीं से कोई भी कुछ भी नहीं अनिल जी, बिल्कुल पैसे नहीं आएंगे ऐसा? क्या, कहाँ से आएंगे पैसे? अब सिनेमा घर कहीं रद्दी बेची हो, कहीं रद्दी बेची हो, कहीं कोई मतलब कोई मतलब है ना बाहर दुकान वो जो दुकान क्या मतलब स्टॉल होती है वो किराए पे दी, उसका कहीं गलती से किराया कुछ तो आएगा ऐसा। अदर इनकम आ गया तो आ गया, सेल्स नहीं आने वाली, इतना पक्का है। हाँ अदर इनकम, मैं अदर इनकम की बात कर रहा हूँ। वो आगे तो भी उसका भरोसा नहीं अनिल जी कितनी आएगी। चलो ठीक बात है। तो ऐतिहासिक, बिल्कुल ठीक बात है, वरुण ने सही कहा कि ऐतिहासिक नतीजे आएंगे, लेकिन ऐतिहासिक नतीजों की उम्मीद के बावजूद स्टॉक एक्शन में सुबह तो दिख रहा था। अभी देख लेते हैं क्या हाल है पीवीआर का। हो, हरे निशान में 4% ऊपर है, वाह। हाँ जब बताया तो मतलब अब इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है जब जीरो रेवेन्यू वाला मामला हो। पीवीआर, किरण जी पीवीआर के चार्ट देखिए। बिल्कुल अनिल जी, पीवीआर पे व्यू थोड़ा सा माइल्डली बेरिश ही है, पर बहुत अच्छा सपोर्ट 1250 के लेवल्स के आसपास है। तो ये अगर लेवल्स टूट जाते हैं तो फिर एग्रेसिवली होके शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए। 1200 1180 ये टारगेट सबको देखने को मिलेंगे। अभी फ्रेश पोजीशन को शॉर्ट फ्रेश पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस अगर है तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1327 का। और हाँ बस, तो मेरा मानना है कि 1250 के नीचे ही शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। ओके, आज विश्वेश जी का भी दिन है। विश्वेश जी भी कमाल करते हुए दिख रहे हैं और विश्वेश जी का एक और स्टॉक आईजीएल, जी हाँ सुबह उन्होंने आईजीएल भी खरीदारी करने की राय दी थी। आईजीएल भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। देखिए आप आईजीएल में जो तेजी बनती हुई दिख रही है, गजब की बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी नहीं, सॉरी शुक्रवार का था आईजीएल, 415 के टारगेट दिए थे, आईजीएल उसके आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। जी हाँ 411-12 तक पहुंचा है, 405 का पहला टारगेट था। तो आप चाहें तो मुनाफा वसूल कर सकते हैं इस वॉलेटाइल मार्केट में। आइए स्वागत करते हैं इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में सेठी साहब का। और इस बीच दीप, माई जॉब इज डन, 2:30 बजे से 3 बजे में
आप देख लीजिए निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर है 11,475। उस वक्त वाकई में मुश्किल काम था ये जोर से कहना, जिस तरह की तेज गिरावट हो उस समय आसान काम नहीं ये कहना कि 11,375 11,400 मार्केट रुकेगा। आप चाहें तो इसके लिए मतलब मैं ना आज मुझे भी फील हो रहा है कि आप 2 लाइन मेरे लिए बोल सकते हैं चाहे तो, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय मैंने भी बहुत बड़ी रिस्क के साथ ये बोला कि 11,375 11,400 नहीं टूटेगा, क्योंकि जिस तरह की तेज गिरावट हुई तो अच्छा मना करे कुणाल जी, मना करे, नहीं बोलिए कुणाल जी, अच्छा नहीं मना कर दिया दीप को, ठीक है ना। अनिल जी दीप नहीं मैं बोलूंगा। अनिल जी देखिए अनिल जी उस दिन भी आपने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, उस दिन भी बहुत मंदी थी और उस दिन भी मुझे आप पर डाउट हो रहा था, और आज भी अनिल जी देखिए जब बहुत मंदी थी आप बाय कॉल दे रहे थे तभी भी मुझे आप पर डाउट हो रहा था, लेकिन अनिल जी मैंने डाउट करके गलती करी। दोनों कॉल आपकी धमाकेदार है अनिल जी, कमाल। बैंक निफ्टी पर अनिल जी आपने वाकई में कोई जादू किया हुआ है। नहीं प्लीज आपने कोई गलती नहीं की। आप ये डाउट करना बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका डाउट मेरे लिए शुभ है और जरूरत होगी तो मैं, या अगली बार जब वापस हम करेंगे किस बात पर अंधविश्वास करते हैं तो मैं कहूंगा जब कुणाल जी मुझ पर डाउट करते हैं तो वो मेरे लिए सही होता है, ये मेरा अंधविश्वास है। तो आप जैसा चल रहा है सिचुएशन वैसे ही चलने दें। लेकिन चलिए डेटा का कमाल है बेसिकली और कुछ नहीं। 11,400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है और मार्केट तेजी से गिरा, खबर कुछ नहीं आई है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर 15 मिनट में जिस तरह से तेजी से फॉल आया उसके साथ कोई खबर आ जाती तब तो समझ में आता है कि बाजार इस खबर को डिस्काउंट कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि खबर नहीं है तो बाजार रिकवर कर देगा और वो डेटा में आपको नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज हो। 11,475 11,550 सेल जोन भी है। मैं फिर से कह रहा हूं 11,475 11,550 सेल जोन भी है, प्रॉफिट बुकिंग जोन भी है, तो वहां पर फोकस करें। निफ्टी में दम है, बैंक निफ्टी में अब भी उतना दम नहीं जितना चाहिए। बैंक निफ्टी मुश्किल से 100-125 पॉइंट बढ़ा है, निफ्टी ज्यादा बढ़ा है, तो निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी अभी भी वहीं का वहीं। आइए सेठी साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका, बताएं सर एक या अनेक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, पहले तो हेड्स ऑफ टू यू। आपकी जो निफ्टी पे अभी थोड़ी देर पहले कॉल थी हाईली कमेंडेबल है और ये हमको भी सबको पता चला कि 12 लाख का एक निफ्टी का सौदा हुआ और उसके कारण से बाजार में जो अफरा तफरी हुई वो हुई और उसके बाद बहुत बोल्डली आपने खरीदारी करने की सलाह दी। सो हेड्स ऑफ टू यू। बाकी जो आज की पिक्स है, मेरी 2 पिक है, एक है कैश मार्केट से और एक फ्यूचर से। आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर्स की भी आपने जैसे बोला वैसे एक पिक कोशिश करके लाता हूँ। जहां तक कैश मार्केट का सवाल है अनिल जी, मेरा मानना है कि जो क्वालिटी फंडामेंटली अच्छी स्टॉक्स है जो मैंने भी पिछले 10, 15, 20 दिन में जो भी स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं उनमें जबरदस्त तेजी चल रही है। आज सुबह भी मैं 2-3 स्टॉक का जिक्र कर रहा था, जैसे कजारिया सिरामिक्स, शेफलर, फिर जॉनसन कंट्रोल्स, फिर अभी थोड़ी देर पहले देखा तो एरिस लाइफ साइंसेज जो मैंने गुरुवार को ही 480 के लेवल पे रिकमेंड किया था, 520 के टारगेट से अभी 525-30 का भाव चल रहा है। तो मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक शानदार तेजी का माहौल है जो कि आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। वैसी एक जबरदस्त कंपनी अभी मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, कंपनी का नाम है कोरोमंडल यूनिवर्सल। स्टॉक का प्राइस है अभी 272 रुपए का। एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी और साथ में एक यूएस की कार्बोरंडम यूएसए नामक कंपनी प्लस यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील यूके की कंपनी का जॉइंट वेंचर है। ये कंपनी एब्रेसिव, रिफ्रैक्टरीज, फिर इंडस्ट्रियल सेरामिक्स बनाती है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे, जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने और FIIs DIIs का भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है इस स्टॉक में। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में 290 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 265 रुपए का। 265 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मुरुगप्पा ग्रुप की यह कंपनी। यहां पर टारगेट रखे 290 का। बेहतरीन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भरपूर खरीदारी है बाजार के मूड के विपरीत। आइए, जैसा कि सेठी साहब ने कहा कि एक वायदा कारोबार का भी शेयर है और वायदा कारोबार के शेयर का तो आपका हमें इंतजार रहता है क्योंकि सेठी साहब वो करता है कमाल। बताइए सर, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक तो हीरो मोटो को 29 के लेवल पे बोला था, आज भी 3050 के। डॉक्टर रेड्डी आज मैं वापस रेकमेंड करना चाहूंगा। इसको मैंने पहले भी रेकमेंड करा था, उसके बाद 100-150 रुपए की तेजी इसमें आई थी, फिर वापस से आज फार्मा स्टॉक्स थोड़े कमजोर है, बट मुझे लगता है सही दिन है आज डॉक्टर रेड्डी को खरीदने का। 4375 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म मीनिंग हो सकता है कल परसों में
4450 तक के लेवल बिल्कुल इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 4330 रुपए। ओके 4330 4330 का स्टॉप लॉस यहाँ खरीदे डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर इज रेडी टू गो अप और 4450 का रखे टारगेट। सेठी साहब की जबरदस्त पकड़ है एफएनओ के शेयरों में भी, चाहे वो हाल ही का हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे वो हाल ही का वेदांता हो जिस पर मैंने भी बाद में खरीदारी की राय दी, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो। जो सेठी साहब की भी खास बात है कि लाल निशान वाले शेयर पकड़ के उनको हरे निशान में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक है। अच्छा, एक स्टॉक और मेरे ध्यान में आ रहा है। आज हम सब आईटी शेयरों की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे पैनल की एक अच्छी बात यह है कि हमारे एक्सपर्ट्स कभी ये नहीं कहते कि देखिए हमारा ये शेयर बढ़ गया, वो शेयर बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और शुक्रवार का सेशन में आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। फ्लैशबैक में जाइएगा। कौन कौन जाएंगे? एक मिनट, कुणाल जी, राकेश जी, आप दोनों को जाना है, और किरण जी आपको भी जाना है, और एक मेरे ख्याल से हिमांशु जी थे। हाँ, चारों। आमतौर पर ताश में 4 इक्के तो एक साथ कभी किसी के आते नहीं हैं, बहुत कम। लेकिन हमारे कल शुक्रवार के दिन 4 इक्के थे एक साथ। कोई बता सकता है किस चीज़ पर? एनी आइडिया? गेस करिए जरा। जी किरण जी बताइए। विप्रो था अनिल जी। एब्सोल्युटली स्पेशल बिगुल के साथ किरण जी ने कहा कि मेरे लिए विप्रो के लिए स्पेशल बिगुल बजाइए। तो हमारे चारों एक्सपर्ट्स एक साथ विप्रो पर आए और मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-15 मिनटों के डिफरेंस में ये सब हुआ विप्रो पर। और विप्रो पर सबके बाय कॉल कमाल करते हुए दिखे। देखिए, मेरे ख्याल से 290 रुपए के आसपास दिया था, अब 307-308 रुपए का हाई बना चुका है। तो किरण जी बधाइयाँ, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी को भी बधाइयाँ। बहुत ही बेहतरीन और बोल्ड बेहतरीन कॉल आपका विप्रो पर आया है। बताएं सर, अब क्या करना है? विप्रो पे होल्ड ही करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मैंने जब ब्रेकआउट पे दिया भी था, मैंने यही कहा था कि ये एक बहुत ही बेहतरीन है। उसके पहले दूसरा कोई कॉल दिया था, अगर मैं डायरी देखूंगा पता चल जाएगा, पर उससे भी ज्यादा अच्छा विप्रो पे कॉल में मैंने कहा था, कमेंट किया था कि बहुत ही शानदार है। तो मेरा मानना है कि अभी भी रखना चाहिए। 300 में अभी भी 22 लाख शेयर्स है। सवेरे वो करीबन 43 लाख के आसपास थे, तो इधर भी अभी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा मानना है कि विप्रो 310, 312 ये लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। 312 तक के लेवल्स आ जाने चाहिए। अब मैं और किसी का नाम भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है मैं एक आध नाम लेना भूल जाऊँ। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, किरण जी, 4 का तो मुझे दिख रहा है। चलिए, आइए सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 29 रुपीज 80 पैसा। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी। आईडीएफसी में सबसे बढ़िया बात, पिछले 7 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आया है आज। 30 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, और फिर उसके बाद स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। आईडीएफसी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ से बड़े मूव के लिए तैयार है। 10% का मिनिमम अपसाइड मूव मेरे को लगता है यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीएमडी पे स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 28 रुपए 25 पैसे का सपोर्ट है, तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। और यहाँ से ऊपर में 33 रुपए से लेके 35 रुपए तक का अपसाइड मूव आईडीएफसी में हफ्ते भर के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 33 रुपए से लेके 35 रुपए तक का अपसाइड में ऊपर में टारगेट है, और नीचे में 28 रुपए 25 पैसे का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ आईडीएफसी, सॉरी माफ कीजिएगा, आईडीएफसी यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए और अच्छे गेंस आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। नजर रखते हैं उस स्टॉक पर। कई और कैश स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़िया आज मूव्स आते हुए दिख रही हैं, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। सुबह से जो टेक्सटाइल स्पेस है, अभी बंसल जी, वरिंदर बंसल भी बात करके गए थे कि टेक्सटाइल स्टॉक्स पर नजर रखिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन बनते हुए जा रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स की बात करिए, बॉम्बे डाइंग में हमने खरीदारी देखी है। रेमंड, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है। किरण जी, रेमंड की चार्ट में ब्रेकआउट आया था, उसके बाद थोड़ा सेटल हुआ रेंज में, पर अच्छी गेंस दिखा रहा है। क्या यहाँ पर थोड़ा रोटेशन आते हुए देखते हैं? माइल्डली बुलिश देखने को मिल रहा है कि बहुत मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इस स्टॉक में। मिड कैप में और स्मॉल कैप में ऐसे कई स्टॉक्स है जो कि इससे ज्यादा अच्छे चार्ट पैटर्न है, पर मेरा मानना है कि
ये इधर अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो 270 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन रख के पोजिशनली 293 300 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके 290 300 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। रेमंड पर नजर रखिए। ब्लू स्टार ये एक और स्टॉक है जो सुबह से काफी एक्टिव है। कुणाल जी जरा ब्लू स्टार का चार्ट देखिए, क्योंकि हमने देखा कि वोल्टास में अच्छी खरीदारी आई, वर्लपूल काफी एक्टिव रहा है, ब्लू स्टार में 10% की तेजी आई है आज कैश मार्केट्स में। यहां पर कोई व्यू? देखिए पहले भी हमने चर्चा की है दीपांशु, उसके बाद बड़ी तेजी भी बनी, फिर एक करेक्शन आने के बाद आज फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। आज हमने शुरुआती ट्रेड में तो हेवेल्स में और वोल्टास दोनों में तेजी देखी थी। ब्लू स्टार में भी मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस 720 रुपए पर नजर आती है, वो पहला लक्ष्य होना चाहिए। 720 पार हो जाए तो फिर स्टॉक में 800 रुपए के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में होल्ड करके चले। 640 के आसपास एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना ठीक रहेगा। ओके नजर रखिए इस स्टॉक पर, ब्लू स्टार है वो। पर आइए अब स्वागत करते हैं बिगुल के साथ जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। मैं कहूंगा कि मॉर्निंग में जो हमने 11,550 का कॉल ऑप्शन दिया था वहां पर हमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी थी। 69 के आसपास दिया था 80, तो वहाँ पे डेफिनेटली ट्रेडर्स को मुनाफा हो रहेगा। और अच्छा ही किया दी, क्योंकि वहाँ से मैं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है मार्केट में दीपांशु। खास कर आप देखें तो फाइनेंशियल की वजह से बैंक निफ्टी ने आज फिर से हायर लेवल से बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। यहाँ पे 22,750 वाला बैंक निफ्टी अब आ गया है ऑलमोस्ट 22,000 के करीब। मैं समझता हूँ दीपांशु के बैंक निफ्टी का ऑन द डेली चार्ट एक्सप्लोसिव वेव खत्म हो रहा है फॉल का। ऊपर से जो फॉल स्टार्ट हुआ लगभग 25,200 से 22,000 तक एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर है जनरली। इसके बाद हमें एक इम्पल्सिव करेक्टिव मूव ऊपर की तरफ देखने मिलता है। तो अगर फाइनेंशियल यहाँ से रिवर्स करेंगे तो निफ्टी के बाकी तो अदर सेक्टर्स में तेजी है ही। तो निफ्टी का फिर से कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है यहाँ पे दीपांशु। मैं कहूँगा बिकॉज बैंक निफ्टी में मुझे भी रिवर्सल लगता है, बट वहाँ पे मैं कॉल नहीं दे रहा हूँ, निफ्टी पे दूंगा। तो निफ्टी का हम क्या कर सकते हैं, 11,450 का कॉल ऑप्शन खरीद कर सकते हैं। ये 17 सितंबर की सीरीज का 81 के आसपास अभी मिल रहा है। 81 के आसपास इसको खरीद कर चले। इसमें डीप जो हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है नीचे वो है 46 का। 81 पे बाय करना है, 46 का स्टॉप लॉस, मतलब करीब 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला जो इसका डीप टारगेट बनकर आ रहा है वो है 112 का, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 128। 112 128 के लिए 11,450 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीद कर जाना है। बिकॉज हमें फाइनेंशियल में यहाँ से कभी भी बाउंस बैक आ सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसके कारण निफ्टी को पुश मिलेगा फिर से ऊपर की ओर। इसीलिए ये बाय रिकमेंडेशन। ओके तो ये है आपके लिए निफ्टी पर कैश का ऑप्शन जय की तरफ से 11,450 का कॉल खरीदिए निफ्टी का। और आप देखेंगे जय निफ्टी कॉल पुट्स दोनों के जब भी ट्रेड्स देते हैं वो सुपर हिट ही रहते हैं। थोड़ी देर में जय से उनका जैकपॉट शेयर भी लेंगे, पर आइए वायदा कारोबार में क्या एक्शन है उससे पहले सचित जी भी हमारे साथ तैयार हैं। उनके पास एक BTST कॉल है, तो पहले बिगुल बजाते हैं सचित जी के लिए BTST। बताएं सचित जी। जो यहाँ पे खरीदारी करनी है और खरीदारी करनी है रामको सीमेंट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है उसके ब्रेकआउट की उम्मीद थी, एंड जिस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है अराउंड 720 के आसपास, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो 740 इस लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको बनानी है। 723 के आसपास फिलहाल स्टॉक कोट कर रहा है, थोड़े से डिक्लाइन अगर होती है तो अराउंड 720 तक आपको बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है 718 का, जहां पर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो आपको एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन। तो 718 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना है रामको सीमेंट 740 इस एक लक्ष्य के लिए। ओके तो ये है आपके लिए रैमको सीमेंट में खरीदारी करने की राय। 723 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और दीप जैसा हम बात कर रहे थे कि 11,475 से 11,550 सप्लाई जोन है, एग्जैक्टली वहीं से वापस घूमता हुआ नजर भी आया है। तो दोनों ही तरफ रेंज और लेवल्स को बाजार प्रॉपरली ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। आइए 718 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय रामको सीमेंट में और 740 का टारगेट, ये सचिन जी की राय है। जय का जैकपॉट।
बताएं जय। अनिल जी, खरीद कर चलना है टाइटन का 1200 का कॉल ऑप्शन 26 पे ट्रेड कर रहा है अभी, इसको खरीद कर चलना है। इसमें हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे नीचे में 18 के आसपास 18 पॉइंट्स पे, और ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है अनिल जी वो है 37 का। 37 और 42 ये दो टारगेट्स के लिए टाइटन का 1200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। रीजन भी पे टाइटन ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक फॉलिंग चैनल में से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट करने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही मजबूत ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइटन इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1250 से 1270, यही सीरीज में आ जाना चाहिए 1250-70, और इसीलिए टाइटन पर 1200 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। बिकॉज अगर 70-75 हो जाता है तो मेरे हिसाब से तो इसकी कॉल की वैल्यू जो हमें 1200 की है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगी। बट हमारे तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, तो मैं कहूँगा कि उसके लिए खरीद कर चलें। ओके, ये है आपके लिए टाइटन पर राय। 1200 का कॉल ऑप्शन खरीदे 23 रुपए में, 18 रुपए का स्टॉप लॉस, 37 और 42। बैंक से बेनिफिट आशीष चतुर्वेदी। बताएं आशीष, बैंक से बाहर आने की तैयारी किसी की? बिल्कुल अनिल जी, 10 स्टॉक बैन में से हैं और 10 में से अगर आप देखें तो 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अपोलो टायर्स, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट घटकर 76% होगी, यानी पूरी संभावना है स्टॉक बैन से बाहर आएगा। पीएनबी 80% आ गई है, बॉर्डर लाइन पर है, तो पूरी संभावना है कि ये भी स्टॉक बाहर आता हुआ नजर आए। और आइडिया देखिए करीब 81% है, 80% से नीचे फिसलेगी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये स्टॉक भी बाहर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है फिलहाल 95% से ऊपर है। एस्कॉर्ट्स 112% फिर से बैन में आने की तैयारी में है, और टाटा मोटर्स ये भी बॉर्डर लाइन के करीब है, करीब 97% है। तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में आते हुए नजर आएंगे, और 3 जो स्टॉक हैं इनकी निकलने की संभावना है। एस्कॉर्ट्स और टाटा मोटर्स बैन में आ सकते हैं, और बाहर निकलने के लिए आइडिया, अपोलो टायर्स, पीएनबी है, ये 3 स्टॉक है। तो अपोलो टायर तो अच्छा है, आज काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो गई, खरीदारी हो गई, तो ये तो पक्का ही आ जाएगा, 76% में है। तो इन स्टॉक्स पर आइडिया, वैसे तो खैर फर्क नहीं पड़ता, ये बैन में रहे बाहर रहे, 10 रुपए का स्टॉक है तो लोग डिलीवरी भी लेकर भी ट्रेड कर लेते हैं। इनफैक्ट उल्टा एफएनओ में ट्रेड करना मुश्किल काम है, लॉट साइज बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम होगी। लेकिन आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी के पहले एक बार भारतीय एयरटेल पर राय लेना चाहता हूँ आशीष आपसे। लोग भारतीय एयरटेल के बारे में, उनकी सर्विस के बारे में, उनकी कनेक्टिविटी और सिग्नल्स के बारे में अब आपसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं मित्तल साहब के मुकाबले में। हम तो खैर शेयर पे ही पूछेंगे सवाल। बताइए भारतीय एयरटेल पर क्या है राय? 500 के बहुत नीचे आया, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, सब कह रहे थे बड़ा मजबूत बड़ा मजबूत बड़ा मजबूत, ये तो गिरे जा रहा है। अनिल जी एक छोटा सा अपडेट मैं भारती पे तो देता हूँ, पहले दे दूं। अनिल जी अभी भी आपने जो बोला कि रिवर्सल आएगा, अनिल जी आप ये देखिए डाबर स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है और एक्सिस बैंक में कोई रिवर्सल नहीं है, तो बैंकिंग क्लियरली वीक है, तो पेयर ट्रेड जरूर लेके जाना चाहिए, एक्सिस शॉर्ट रखना चाहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, और डाबर लॉन्ग रखना चाहिए। तो ये अनिल जी भारतीय में बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने पूछी, बहुत लोग मुझसे ट्विटर पे वैसे भी पूछते हैं। अनिल जी मैंने एक दिन कह दिया था या 2 बार कह दिया था कि भारतीय की आंसरेबिलिटी मेरी सुनील मित्तल जितनी हो गई है, तो लोगों ने अनिल जी इतना सीरियस ले लिया, लेकिन उनको सबको ये समझना चाहिए सर उसकी और मेरी नेटवर्थ में बहुत फर्क है, मतलब कोई 10 गुना 50 गुना 100 गुना का भी फर्क नहीं है। आंसरेबिलिटी तो मैंने पूरी बराबर ले ली, और नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क, तो इतना तो मेरे को अकाउंटेबल मत करें। हैविंग सेड दैट अनिल जी भारतीय के ट्रेड में आप ये देखिए जितनी बार भी मैंने दिया पिछले 3 महीने से 520, 560, 540, 580 हर बार स्प्रेड बनाया जो 600, 620 तक सेफ होता था, कभी भी नीचे का नहीं। अनिल जी आपने 90% मेरे स्टॉक के स्प्रेड देखे होंगे, नीचे का तो अनिल जी मुझे डर लगता है कि कभी कहीं पे भी कुछ हो सकता है, और ऊपर की एक रेंज बनती है कि पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो अनिल जी ट्रेड को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। भारतीय क्लियरली ओवरबॉट है, और ओवरबॉट के चक्कर में हर लेवल टूटता जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी पिछले दिनों में 2 दिन पहले मैंने कुणाल जी से मैसेज करके ही पूछा, क्योंकि हर एक ये पूछ रहा है कि इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे। ये जो फिलॉसफी अनिल जी मैं जिंदगी भर से हमेशा कहता हूं, जब स्टॉक खराब होता है तो फिर ये लॉजिक नहीं होता इससे नीचे क्या जाएगा, फिर वो जब तक वो रिवर्सल साइन नहीं
दे आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो अनिल जी ये क्वेश्चन का आंसर मतलब मेरे पास भी नहीं है कि क्या है। हमने ट्रेड का एक तरीका जरूर बताया था, उसके अगेंस्ट मैं सबको किसी को बोलता हूं कि अगर कोई स्टॉक रखा हुआ है तो कॉल्स बेचो, कॉल्स एग्रेसिवली बेच लो कि जब तक रिवर्सल साइन नहीं आएगा सारी कॉल्स ऊपर की जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ओवरबॉट स्टॉक है। बाकी फंडामेंटल कोई ऐसा चेंज नहीं आया। टेम्परेरी जो ओवर क्राउडेड ट्रेड हो जाता है उसका इफेक्ट जरूरी है। और एजीआर केस के बाद अनिल जी मैं तो फिर भी हर बार आंसर करता हूं, एजीआर केस के बाद फिर सबको अच्छा लग रहा था 550, हमने भी एक फिर स्प्रेड बनाया था बट वो ट्रेड भी फेल हो चुका है। तो अनिल जी अब आपने पूछा ही है तो कुणाल जी से मतलब मेरे और बाकी व्यूअर की भी हेल्प हो जाएगी कि 490 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था, क्या वो टूट गया तो अब और नीचे काफी जा सकता है क्या? बताएं कुणाल जी, डायरेक्टली क्वेश्चन टू यू। अरे जी देखिए हमारा व्यू तो काफी समय से बेरिश है जी। जो 490-500 के आसपास सपोर्ट था वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। पैटर्न भी बना है जिसको राउंडिंग टॉप पैटर्न कहते हैं, और जो बड़ा सपोर्ट है वो 460 रुपए के आसपास है। तो बिल्कुल वहां तक जाने की संभावना दिख रही है। अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, गिरावट और गहरा सकती है। ओके, एक क्राउडेड ट्रेड अनवाइंड हो रहा है तो और प्रेशर उस पर अब बनते हुए देख रहे हैं। डेज लो पर के करीब है भारतीय एयरटेल पर। आइए जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं क्लोजिंग से पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी नरमी जरूर आई है। जब हमने शो शुरुआत करा था तो तब 325 अंक ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, अब सिर्फ 200 अंक ऊपर है। तो ऊपरी स्तरों से तकरीबन 125 अंकों की डाउ फ्यूचर्स में गिरावट देखी है। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, 1.25% ऊपर है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप के बाजारों में हल्की नरमी हुई है, अब मिला जुला कारोबार हो रहा है। तो थोड़े ग्लोबल क्यूज भी सॉफ्ट हुए हैं सर, और हम देख रहे हैं कि बाजार पर भी प्रेशर है। क्या करना चाहिए? कोई हेज के लिए कोई पुट खरीदना चाहिए? क्या रिकमेंड करेंगे आप? दीप ईमानदारी की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्योंकि हमारी स्क्रीन कमजोर है, लेकिन निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं जितनी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 0.25% कमजोर है, निफ्टी सिर्फ 1/3% कमजोर है। ऊपर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत है। फिर कल 15 तारीख है जो मार्जिनिंग सिस्टम है। और अब सबसे बड़ी बात ये गिरा क्यों, जो किसी को पता नहीं। सब अपने देखो, एक चीज मैं क्लियरली बताऊं कि आज सुबह हमने तो जब मल्टी कैप फंड्स का एनालिसिस किया था तब कहा था कि 2 दिन बाद ये सिचुएशन बन सकती है कि मिड कैप स्मॉल कैप का यूफोरिया थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ी बिकवाली आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्जिनिंग सिस्टम लागू हो रहा है, रिपोर्टिंग और वो नहीं तो पेनल्टी होगी। लेकिन ऐसा तो बाजार ने तो कहीं नहीं दिखा। ये तो हमारा व्यू था, अपनी जगह था, लेकिन दिन भर तो 2 बजे तक तो बाजार में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कि मार्जिन की वजह से गिर सकता है। अचानक से तेजी से गिरा और उसके बाद हम पोस्टमार्टम करें कि वो तो भैया ऐसा है ना, मरने के बाद आप बताओ कि ये मरा क्यों पेशेंट, उससे कोई फायदा नहीं। खाली आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि इस बीमारी से मरा। मरने के पहले उसका डायग्नोसिस करके इलाज कर ले तो वो काम का है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो पॉइंट ये कि गिरने के बाद अगर पता लगाने की कोशिश है क्यों गिरा क्यों गिरा क्यों गिरा, फिर लगा अच्छा मार्जिन की वजह से गिरा, तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। ये पहले से पता हो और पहले से अंदाजा लगे तो अलग बात है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, जब गिरने की वजह हमें नहीं पता, और क्या पता कोई बॉर्डर वाला इशू हो या क्या पता कोई और रीजन हो, नहीं पता, तो इसलिए बेहतर ये आप शांति से रखें। तेजी की पोजीशन में उतनी ही रिस्क है। जिस तरह का आज तेजी से फॉल आया तो पता नहीं कल वापस, और जिन लेवल्स पे बंद हो रहा है कल गैप से खुल जाए तो यू नेवर नो। मंदी की पोजीशन में भी उतनी ही रिस्क है, कल कुछ ना हो और ग्लोबल मार्केट डाउ आपको 200 दिख रहा है, अभी 350 था, वापस डाउ कल आज रात को 300 400 500 ऊपर बंद हो गया तो कल आप गैप से भी खुल सकते हैं। अगर समझो कोई खराब खबर नहीं आई तो तेजी और मंदी दोनों की पोजीशन में बराबर रिस्क है। तेजी की पोजीशन में मार्जिन की भी रिस्क है, तो तेजी मंदी की पोजीशन में यह भी रिस्क है कि नीचे फंड्स की बाइंग आ सकती है, उनको लार्ज कैप बेच के मिड कैप तो लेना है। तो ऐसे में जब कंफ्यूजन वाला मामला होना तो कुछ न करना बेहतर है। मैं आज कवर्ड कॉल की भी राय नहीं दूंगा कि ये पुट ये कॉल खरीदो और कुछ भी। मैं आपको कहूँगा कुछ मत करो, शांति से आराम से जाके एंजॉय करो लाइफ। जो आज कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके अनिल जी, क्लियर मैसेज है, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। देखते हैं कल की कल किस तरह से आज ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन होता है और उसके बाद क्लोजिंग कैसे आती है बाजारों की। पर कुछ स्टॉक्स ज़रूर हैं जहां पर एक्शन आज भरपूर रहा है और वहीं पर आप एक बार नज़र डाल के जाइए। क्लोजिंग से पहले किरण जी एक क्विक कॉल बजाज फाइनेंस पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल्स में प्रेशर आया, यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है और वीकनेस देखते हैं इधर से।
3400 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मेरा मानना है कि जब तक इसके ऊपर है तब तक न्यूट्रल कंडीशन है। बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है, पर आज वॉल्यूम थोड़े से कम है, तो ड्रिफ्ट होता नजर आ रहा है, सेलिंग नहीं है। पर 3400 अगर कल के सत्र में निकल जाता है तो शायद इधर शॉर्ट पोजीशंस हावी होते नजर आ जाएंगे, तो कल सवेरे इस पे ध्यान देना चाहिए। ये है आपके लिए राय जहां तक बजाज फाइनेंस का सवाल है। और आज प्रेशर आपने देखा है कि फाइनेंशियल्स की तरफ से सबसे ज्यादा आया है, पर कई और स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट करा है। बजाज फाइनेंस थर्ड बिगेस्ट लूजर है निफ्टी पर, 3% से ज्यादा की गिरावट इसने दिखाई है। एसबीआई 200 के नीचे फ्रेश सेलिंग आई है स्टॉक में, और आप देख रहे हैं 2.5% की गिरावट। दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड दोनों में ही आज आपने सेलिंग का प्रेशर देखा है, तकरीबन 2% की। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर प्रेशर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% से ज्यादा की गिरावट दिखा गया, और साथ ही आपने देखा कि एचयूएल और एलएनटी यहाँ पर भी प्रेशर बना है। तो इन दिग्गजों की वजह से आपने देखा है कि पूरे के पूरे बाजार में गिरावट आती हुई दिखी है। फार्मा स्टॉक्स का भी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा, और आज की राय सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं जो निफ्टी की इनिशियल सपोर्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ आईटी की तरफ से आया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 10% की गेंस के साथ बंद हो रहा है। आईटी इंडेक्स लाइफ हाई पर गया है। टीसीएस 2500 पर गया है। 9 लाख करोड़ की मार्केट कैप। रिलायंस और टीसीएस दो कंपनीज हैं सिर्फ जहां पर ये लेवल आपने आते हुए देखा है। विप्रो यहां पर शानदार तेजी, और फ्राइडे को हमारे एक्सपर्ट्स ने ये रेकमेंड भी किया था। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस यहां से भी आपने अच्छा पार्टिसिपेशन देखा। यूपीएल थोड़ी खरीदारी, टाटा मोटर्स और टाइटन यहां पर भी थोड़ी बहुत आपने खरीदारी आती हुई देखी, जिसकी वजह से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ अगर आप देखें वायदा कारोबार के स्टॉक्स, तो कई सारे और नाम जो आपको एक्टिव होते हुए दिखे हैं जहां तक वायदा कारोबार का सवाल है। नजर रखिए किस तरह से कुछ कंज्यूमर वाइट गुड्स कंपनीज पर एक्शन बना है, क्योंकि वो स्पेस आज काफी एक्टिव रही। वोल्टास हमने देखा कि सुबह अच्छी तेजी आ रही थी। अशोक लेलैंड यहाँ पर बिक्री के आंकड़े और नए लॉन्चेस की वजह से 9% की तेजी आपने देखी है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक है जो काफी एक्टिव रहा। अमर राजा, एक्साइड दोनों पर ही आपके लिए आज रिकमेंडेशंस आई। नतीजों से पहले पीवीआर में आपने अच्छी तेजी देखी है। टाटा केमिकल्स जो राकेश जी कुणाल जी ने रेकमेंड किया था, आज सुबह 3.5% ऊपर रहा। कोफोर्ज, एनआईटी टेक यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी, और मिड कैप आईटी में सबसे आगे रहा। गोदरेज प्रॉपर्टीज और पेज इंडस्ट्रीज यहाँ का भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। पर दूसरी तरफ हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग और बंधन बैंक दोनों में ही आपने तेज गिरावट देखी है। तो सर ज्यादातर बैंक्स ने ड्रैग करा है, और आईटी के अलावा ज्यादा सपोर्ट्स नहीं मिला आज बाजार को। जी, लेकिन दीप मार्केट भले बंद हो रहे हैं, लेकिन आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और मैं आपकी थोड़ी सी हिंदी की जानकारी की परीक्षा लूँगा। आपकी मतलब हमारे सारे एक्सपर्ट से मैं कुछ हिंदी में सवाल पूछने वाला हूँ, तो मैं देखता हूँ कौन कितना हिंदी की महारत में, हिंदी में किसकी कितनी महारत है। तो थोड़ा उसके लिए तैयार हो जाइए। हिंदी पर मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ। कुणाल जी, बंसल जी और हमारे वागले साहब, आशु सर, सुमित जी, सब लोग तैयार रहिए। हिंदी पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ। और फिलहाल मैं एक बार प्रोविजनल क्लोजिंग बता दूँ को कि क्या प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है। 22,081 ये बैंक निफ्टी का प्रोविजनल क्लोजिंग है। 11,421 निफ्टी का क्लोजिंग है, और सेंसेक्स 38,696 पर बंद हुआ है। देखो, हिंदी की नॉलेज में अगर मैं टेस्ट करने की कोशिश करूँगा दीप की, तब तो मामला मुश्किल हो जाएगा। तो दीप के पास तो देखिए रीजन है, और दीप को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे, लेकिन बाकी लोगों का नहीं, दीप को आपको बचाने का काम मेरा है, आप चिंता मत करिए, आपको बचाने का काम मेरा है। लेकिन मैं जरा सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले किससे पूछा जाए? सबसे पहले जवाब कौन देगा? पहले आप ही हाथ खड़ा करिए, आप में से सबसे पहले कौन जवाब देना चाहता है? अच्छा, आशु जी जल्दी से तीन ऐसी कंपनियों के नाम बताएं जो शुद्ध हिंदी में है। सर मेरा हाथ वापस, मुझे लग रहा था कुछ आसान सा सवाल पूछेंगे सर। सर शुद्ध हिंदी में मतलब मुझे थोड़ा सर नहीं, जैसे मिश्र धातु वापस सर, मुझे लग रहा था नंबर जय जवाब देने के लिए तैयार। जय बताइए, जय बताइए। अनिल जी, जो 3 कंपनी जिसका हिंदी से नाम स्टार्ट होता है, हिंदी वर्ड से, वो मैं कहूंगा, और वो भारत रिलेटेड जितनी भी सारी कंपनीज अनिल जी उसको ले सकते हैं। आपने जो कहा वो भी सही है, मिश्र धातु तो मैं कहूंगा वो तो एक है ही। बाकी भारत गैस, भारत पेट्रोलियम, भारत डायनामिक्स, से सारी भारत के रिलेटेड है। तो भारत का मतलब हिंदी थोड़ी हो गया। ना, ये नहीं चलेगा। हिंदी का मतलब जैसे गति को आप हिंदी बोल सकते हो, गति हिंदी है। मिश्र धातु हिंदी है। जी कुणाल जी बोलिए।
अनिल जी देखिए कई सारी हैं, जैसे कि एक आधुनिक मेटेलिक है, तो आधुनिक बहुत ही हिंदी का शब्द है। उसके अलावा एक अक्षत केमिकल है। गलत जवाब, गलत 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 है, तो इस तरह गलत गलत गलत। कुणाल जी गलत। मेटेलिक्स आते ही आप फेल हो गए। सिर्फ आधुनिक से काम नहीं चलेगा, आगे मेटेलिक तो इंग्लिश हो गया ना। बंसल जी बताइए। अरे बिल्कुल। अच्छा जी बंसल जी, लिमिटेड छोड़ के आगे लिमिटेड को मैं इंग्लिश नहीं मानता, लेकिन बाकी पूरा नाम इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। जी बंसल जी बताइए। नहीं अनिल जी, शुरू के नाम हिंदी है। अनिल जी शुरू के नाम हिंदी है, आगे तो इंग्लिश आ ही रही है। अनिल जी ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, एक सबसे ज्यादा, शायद जैन साहब होते तो बता देते, सबसे ज्यादा एकदम शुद्ध हिंदी वाला नाम। कोल इंडिया नहीं, कोयला होता है भाई साहब हिंदी में। कोल तो इंग्लिश है। किसने बोला कोल इंडिया? ये कोयला। अच्छा, एक सबसे ज्यादा शुद्ध हिंदी में नाम एस से शुरू होता है, से कोई बता सकता है? हाल ही में आया हुआ एक आईपीओ लिस्ट, थोड़ी टाइम में लिस्ट हुई है। पहले आशु जी ने हाथ सबसे पहले खड़ा किया। जी आशु जी। सर मुझे लगा एक कंपनी पूछ रहे हैं सर, जो ये जय ने बोला ना, भारत नाम से सिर्फ एक कंपनी हिंदी में है, वो है भारत रसायन। भारत बिजली भी, भारत बिजली, भारत रसायन, बिल्कुल सही है। भारत बिजली भी, भारत। यस ओके, यस। हाँ, अब बताइए, और किसी को जवाब देना है? देखो कुणाल जी, आप गड़बड़ कर गए। आपकी कंपनी है, आपको पता नहीं चला। सोचिए, सरावगी साहब की कंपनी, नाम बताइए। पूरा शुद्ध हिंदी नाम है, बलरामपुर चीनी, है ना? बलरामपुर चीनी, बिल्कुल। बलरामपुर चीनी, बिल्कुल ठीक है। आप ही की कंपनी, आपने ओनरशिप छोड़ दी अपनी, बिल्कुल अब आपकी रही नहीं। अच्छा, दूसरी एक नाम बता दूं जो सबसे ज्यादा शुद्ध हिंदी है। अभी एक एनबीएफसी आई है, स्पंदना स्फूर्ति। वैसे स्पंदन स्फूर्ति होता है, और इंग्लिश में स्पंदना कर दिया लोगों ने। स्पंदन स्फूर्ति मेरे ख्याल से एक मिनट, इस वक्त तो चेहरा देखने लायक है दीप का। स्पंदन स्फूर्ति के नाम से। दीप, स्पंदन का मतलब मालूम है? नहीं, बिल्कुल नहीं अनिल जी। अच्छा दीप, अच्छा 47 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी सर, माफ कीजिए। हाँ, 47 को इंग्लिश में 47 37 बिल्कुल परफेक्ट। एकदम सवाल मेरा सही था, इसका मतलब 37 47। अच्छा ना, हाँ कुछ हमारे सुमित जी कुछ कह रहे हैं। सुमित जी बताइए। अनिल जी, ये सबको बहुत भारी पड़ रहा है, सबके चेहरे देखिए एकदम उदास हो गए। आप हिंदी में जैसे पूछना चालू कर रहे हैं वैसे। अच्छा, और किसको पूछूं मैं? एक मिनट, सचिन जी जरा 79 और 89 का फर्क बताइए। 79 और 89, 89 इज 99। 79 मुझे, 79 आई थिंक 69 है। ओके, गजब। 100% आपका रिकॉर्ड है दोनों ही गलत होने का। 79 और 89 दोनों ही आपने गलत बताया। 99 तो 99 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। जी आशु सर कुछ कह रहे हैं। जी आशु सर। मैंने कहा अनिल जी, ये सचिन तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है। तो 69, 79, 89, 69, 79, 89। अनिल जी 69, 79, 89। और ये तो सचिन ने तो 99 के फेर में ऐसा चला गया कि सारे ही गड़बड़ कर दिया। वो तो मैं आप सब लोगों पर रहम करते हुए मैं आप लोगों को, है ना, कह नहीं पूछ रहा हूँ, AI नहीं पूछ रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए, सब अपनी अपनी डिग्री घर जाकर वापस देखेंगे ये क्या हो गया। लेकिन देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सबको सीखना चाहिए। होता क्या है कि हम खाली ये सोचते हैं कि बोलने चालने की हिंदी हम काम चला लेते हैं, बोल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हिंदी का ज्ञान बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, समझने का पूरा होना चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा है, वो कहते हैं माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, तीनों का सम्मान दिल से होना चाहिए, सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। अब आइए आपको एक बहुत अच्छी खबर सुना दूँ। ये मस्ती मजाक वाली बात थी, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया खबर है। हमारे सबके चहेते लीजेंड, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन
उनकी आवाज़ अब आप सुन पाएंगे एलेक्सा पर। तो एलेक्सा अब हिंदी में भी वो अपनी सर्विसेज देने की शुरुआत कर रही है। और अब आप बच्चन साहब की आवाज़ में चुटकुले, मौसम का हाल, उर्दू की शायरी, मोटिवेशनल कोट्स, आपको खाली ये बोलना पड़ेगा हेलो मिस्टर बच्चन, वैसा बस आप बच्चन साहब को कहेंगे और बच्चन साहब आपकी सर्विस में हाजिर होंगे। सोचिए क्या गजब का अनुभव होगा। आप बच्चन साहब से निवेदन कर रहे हैं और बच्चन साहब आपको देंगे। ये आप एक अलग ही तरह का अनुभव आप ले पाएंगे। और ये पेड सर्विस होगी, नेचुरली आपको पैसे तो देने होंगे, लेकिन बच्चन साहब की आवाज़ में आपको ये सारे एलेक्सा पर ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ, अब बताइए अब कैसा लगा आपको बच्चन साहब की आवाज़ जब एलेक्सा पर सुनने को मिलेगी। 2021 में ये सर्विसेज लॉन्च होने जा रही हैं। बच्चन साहब अपनी आवाज़ में जोक सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, मौसम का हाल सुनाएंगे, मोटिवेशनल कोट चाहिए और क्या क्या नहीं। तो बताइए कुणाल जी कैसा लगेगा? अनिल जी देखिए, पूरे घर में एलेक्सा ही है जो मेरा कहा मानती है अनिल जी। तो अब बच्चन साहब भी मानेंगे तो अनिल जी मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ ये सुन के। लेकिन अनिल जी एक बात मैं ये कहना चाहता था हिंदी के बारे में कि अनिल जी देखिए, कई बार हम सुनते हैं कि लोग अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते तो बहुत शर्मसार हो जाते हैं, अपने आप को कम समझने लगते हैं कि अंग्रेजी हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हिंदी अगर ठीक से नहीं बोल पाए तो अनिल जी किसी तरह का कोई मलाल नहीं होता है और बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि भाई हमें हिंदी बोलना नहीं आता है। तो मुझे लगता है अनिल जी, जितना आपको अंग्रेजी नहीं बोलने का पीड़ा होती है, चिंता होती है, उतनी चिंता हिंदी ठीक से नहीं बोलने की भी होनी चाहिए। 100% मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और कुणाल जी मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो खुद हिंदी मीडियम से पढ़कर आया, हिंदी मीडियम भी नहीं, हिंदी माध्यम से ये पढ़कर आया हूँ। और जब यहाँ पर आए तो इंग्लिश नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी और हिंदी आती थी। इसी वजह से आज यहाँ पर आप सब लोगों के साथ बैठकर शो कर रहे हैं। शायद अंग्रेजी आ रही होती तो शायद कुछ और काम कर रहे होते, लेकिन जो आपको आता है उसके लिए कभी आप ये ना सोचें कि ये हमारी कमी है। जो आता है वही आपकी ताकत है, जो नहीं आता है वो कमी है। यहाँ उल्टा है, हिंदी को आप अगर ऐसे सोचेंगे कि नहीं हिंदी नहीं आना हमारी ताकत है या अंग्रेजी आना, तो फिर ये चीज़ गलत है। तो आप और हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, सबके लिए जगह है। आप सारी भाषाएं सीखें, जितनी सीखनी सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी देश की राष्ट्रभाषा, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। ये ज़रूर आपको करना चाहिए और अपनी अपनी इंटरेस्ट की बात है, अपनी अपनी लगन की बात है, बिल्कुल करना चाहिए। राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है और हम सबके दिलों में बसने वाली भाषा भी है। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए।